Hello, Oshin. Welcome. Thank you. And ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ welcome. दिल दियां गल्लां ते बड़ियां कीतियां ने, बहुत सारी बातें की हमने दिल पे, क्योंकि दिल का शोर ही इतना है सारी जगह पे। सो हम आज दिल का दूसरा हिस्सा जो है, ये जो असली दिल है हमारे अंदर धड़कता है, जो हमारी जिसके ऊपर सारी जिंदगी, सारी जान, सारा हमारा दारोमदार खड़ा है, उसके बारे में ओशीन से जानेंगे। ओशीन जो कि रजिस्टर्ड प्रैक्टिकल नर्स हैं और आजकल शी इज वर्किंग इन ब्रैम्पटन सिविक हॉस्पिटल इन ट्रिलियम हेल्थ पार्टनर्स के साथ वो काम कर रही हैं। तो पहले उन्होंने लॉन्ग टर्म केयर में काम किया है, रिटायरमेंट होम्स में काम किया है, कम्युनिटी सेटिंग्स में जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में भी उन्होंने काम किया है। उनकी काफ़ी सारा उनका एक्सपीरियंस है जो सीनियर्स के साथ और ओल्डर एडल्ट्स के साथ उनका बहुत सारा एक्सपीरियंस है। आप चाहे वो देखने में बहुत छोटी हैं भी छोटी, नॉट ओनली देखने में, तो देखने में तो ज़्यादा ही छोटी लगती हैं। जैसे जब उनका इतना सारा एक्सपीरियंस देखते हैं तो एक बार दोबारा उनके चेहरे की तरफ देखना पड़ता है। तो वो ग्रुप्स और प्रोग्राम्स और सेशंस कम्युनिटी सेटिंग्स में फैसिलिटेट करती हैं, बहुत सारे काम करती हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि ये दिल जो हमारे अंदर धड़कता है, जिसका बहुत सारा शोर है, वो असल में वो क्या है, उसकी किस तरह से केयर करनी चाहिए, कि उसके बारे में क्या जानना चाहिए। सो ओशीन टिल्लों से बात करते हैं। वेलकम ओशीन अगेन। थैंक यू सो मच विजय आंटी। थैंक यू एवरीबॉडी। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे बात करने के लिए। कार्डियक हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए मैं पर्सनली भी बहुत पैशनेट हूँ, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, वैसे भी मुझे इसके बारे में पढ़ना, इसके बारे में जानना काफी अच्छा लगता है। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगी मैं। ऑलरेडी पता है कि आप सब यहाँ पे हैं, मैं सुन रही थी आप सबकी बातें यहाँ पे, सबके गाने। सो आई थिंक एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक। सो अगर आप चाहें तो हम सीधा प्रेजेंटेशन में शुरुआत कर सकते हैं। सो इफ आई जस्ट गोना ट्राई एंड शेयर इट। ओके। ओशिन, बिफोर यू स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन, सिर्फ आप ये बताओ कि आप क्वेश्चंस एंड में लोगे कि हम बीच में भी कर सकते हैं? अगर तो इफ यू थिंक कि आप एंड तक वेट कर पाएंगे क्वेश्चंस का, आप भूल नहीं जाएंगे, देन वी कैन द एंड में मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे रखे हैं जो आम पूछे जाते हैं। बहुत लोग पूछते हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने हेल्प की थी मेरी क्वेश्चन ढूंढने में, तो उसकी एक सेपरेट स्लाइड है मेरे पास। बट यस, अगर आपको लगता है कि उस टॉपिक के रेलेवेंस में कोई क्वेश्चन है, स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो बाद में नहीं आप भूल जाओगे, सो जस्ट लेट मी नो एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट। मैं ये नहीं कहती कि मैं एक्सपर्ट हूँ इस टॉपिक में। अगेन, हमारे मेडिकल साइंस में एक्सपर्ट बनना बहुत मुश्किल है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर दे पाऊँ। सो आप सब ऑलरेडी जानते हैं कि आज का टॉपिक कार्डियक हेल्थ है। मैंने आप सबको सुना है कि आप दिल के बारे में बात कर रहे थे, आपकी दिल बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहूंगी कि जब हम कार्डियक हेल्थ स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन पूछते हैं तो आप सबके दिमाग में ऐसे क्या ख्याल आता है? ज्यादा नहीं, बस कुछ लम्हे मैं लेना चाहूंगी आपका एक तरीके से व्यू जानने के लिए इस बारे में। Anyone can go ahead and anyone can answer. याद आता है कि दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी, लो अब याद आया। जब दिल के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि वो ही हमारी जिंदगी का, हमारे शरीर का, हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सो सबसे पहले यही याद आता है दिल के बारे में। बिल्कुल सही है। ये हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट्स वेरी ट्रू। लेकिन जब हम कार्डियक हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो हमें ये समझना पड़ता है कि उसका मतलब है क्या। जब हम हेल्थ साइड से, मेडिसिन की साइड से कार्डियक हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो उसमें हम कार्डियक, यस इट मीन्स द हार्ट, पहले तो ये क्लियरिफाई कर दूं। बट कार्डियक हेल्थ में सिर्फ और सिर्फ हम
दिल पे फोकस नहीं करते, दिल के साथ साथ और भी कई चीजें आती हैं जो दिल के साथ जुड़ी होती हैं, जिसपे हमें फोकस करना होता है अगर हम अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं। सबसे पहले अगेन आप सबने मुझे बताया कि दिल हमारी बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, वेरी ट्रू, पर दिल एक्चुअली में है क्या, थोड़ा सा बताऊंगी। अगर आपको लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन ज्यादा हो रही है या कोई क्वेश्चंस आते हैं, फील फ्री, आप मुझे रोक सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो पहले दिल के बारे में बता दूं। सो दिल एक मस्कुलर ऑर्गन है, जैसे कि हमारे मसल्स होते हैं, राइट, हम चलने फिरने के लिए मसल्स यूज करते हैं, दिल भी एक मस्कुलर ऑर्गन है। ये हमारे शरीर में इंजन की तरह, जैसे हमारी गाड़ी है, गाड़ी में इंजन होता है, सेम तरीके से हमारे पास दिल है जो पूरी शरीर में हमारे खून की सप्लाई भेजता है। खून के जरिए ही हमारे सारे जो ऑर्गन्स है वो जिंदा रह पाते हैं, उन्हें ऑक्सीजन मिलती है, उनको लाइक सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, सो दैट इज थ्रू ब्लड। एंड उसको भेजने का अगेन हार्ट इज द मेन थिंग। सो अगर हार्ट में कोई भी खराबी आ जाए, किसी भी तरीके की खराबी, तो आपकी बॉडी पूरी की पूरी इफेक्ट होगी। जैसे इंजन में छोटी मोटी भी खराबी आ जाए, आपकी पूरी गाड़ी का जो फंक्शन इफेक्ट हो जाता है। बहुत छोटा सा साइज होता है इसका। अगर आप अपनी मुट्ठी बनाएं या अपने हाथों को इस तरीके से क्लेंच करते हैं तो रफली इतना सा होता है इसका साइज। आप पूरी बॉडी के हिसाब से अगर देखो तो ये बहुत छोटा साइज है, लेकिन इसका काम, जितना ये छोटा है उतना ही इसका काम इम्पोर्टेंट है। जब हम कार्डियक हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो हम एक्चुअली बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। कार्डियोवैस्कुलर का मतलब होता है कार्डियो यानी कि हार्ट, वैस्कुलर का मतलब हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। अभी हार्ट से जो खून हमारी बॉडी में पहुंच रहा है वो ये तो है नहीं कि अगर देखो सारी बॉडी में खून भरा हुआ है, बट वो एक स्पेसिफिक पाथ यूज करता है, नसें जिसको हम बोलते हैं, उसके जरिए हमारी पूरी बॉडी में फैलाया जाता है, हार्ट फैलाता है। सो दैट इज कॉल्ड वेसल्स हमारी लैंग्वेज में, एंड दैट इज बेसिकली कार्डियोवैस्कुलर। लेट मी ट्राई टू मूव फॉरवर्ड। इससे पहले कि मैं हार्ट डिजीजेस के बारे में जाऊं, आपको बताऊं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें हार्ट के बारे में नहीं पता होती हैं आमरोज़मर्रा की जिंदगी में, लेकिन वो बहुत जरूरी है समझना। मैं कोशिश करूंगी कि जितना हो सके इसको आसान तरीके से समझाओ। अगर किसी को कोई क्वेश्चन लगता है या नहीं समझ में आ रही कोई बात, मुझे रोक सकते हो, आप मुझे पूछ सकते हो, आई विल रिपीट इट, नो प्रॉब्लम। हार्ट के जब हम एक इंसान का हार्ट लेते हैं, किसी का भी हार्ट लेते हैं, तो उसके 4 हिस्से होते हैं। इसमें से हार्ट जब भी पंप करता है, अगर आप अपने डायग्राम जो मेरी स्क्रीन पे है, जो ये नीला साइड है, राइट, इसमें वो खून है जो आपकी बॉडी से, आपके ऑर्गन से हार्ट की तरफ वापस आता है, और यहाँ से वो आपके फेफड़ों तक जाता है जहाँ उसको ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है, और फिर वापस हमारे हार्ट के दूसरे तरफ आता है जो कि लाल साइड है, जो कि लाल साइड है, जिसके बाद वो पूरी बॉडी में जाता है। तो उसके 2 पार्ट्स हैं, एक और वो एक साथ पंप करते हैं, एक तरफ से वो आपके लंग्स की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ से आपकी बॉडी की तरफ, राइट। इस पाथ फ्लो में ये जो सर्कल बन रहा है इसका हार्ट का, शरीर से हमारे हार्ट में गया, हार्ट से लंग्स, लंग्स से फिर वापस हार्ट में आया और हार्ट से फिर शरीर में चला गया। ये जो पूरा सर्कल होता है, अगर इस सर्कल में कहीं भी ब्रेक है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो वो आपके हार्ट पर सीधा सीधा असर करेगी। आपके लंग्स में प्रॉब्लम आ गई, ब्लड की सप्लाई नहीं ढंग से जा रही, आपके हार्ट पर उसका असर होगा। आपकी बॉडी में कहीं पे कोई क्लॉट बन गया या आपकी बॉडी में कहीं कोई ब्लॉकेज आ गई है, तो वो भी आपकी ब्लड सप्लाई को ब्लॉक करेगा, वो भी आपके हार्ट पे इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगा, राइट। इसलिए वैस्कुलर जो डिजीज, हम कार्डियोवैस्कुलर इसीलिए टर्म यूज करते हैं क्योंकि सिर्फ हार्ट अकेला नहीं होता हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, हार्ट के साथ साथ वेसल्स भी होते हैं, वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है उनकी हेल्थ। हार्ट, इसके अलावा हार्ट की खुद की भी ब्लड सप्लाई होती है। अगर आप डायग्राम में देखें, छोटा सा ये बना हुआ है कोरोनरी आर्टरी। जब हम किसी का सुनते हैं कि हार्ट अटैक आ गया या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई, तो आमतौर पे ये जो नसें हैं, ये वेसल्स उसमें इन्वॉल्व होती हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम आई इसकी वजह से। बट अगेन कार्डियक हेल्थ के बारे में बात करना इतना जरूरी क्यों है? हमने ये समझ लिया कि हार्ट हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। हमें ये भी समझ में आ गया कि अगर हार्ट को कुछ हो जाता है गाड़ी के इंजन की तरह, तो हमारी बॉडी भी ढंग से काम नहीं कर पाती। बट क्वेश्चन ये है कि ऐसे तो डायबिटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंसर भी एक बीमारी है, वो भी बहुत लोगों को परेशान करती है, और भी कई ऐसी बीमारियां हैं। अगर आपकी आंख में कोई प्रॉब्लम आ गई, वो भी आपकी पूरी लाइफ को इम्पैक्ट करती है। आपके लिवर में कोई प्रॉब्लम आ गई, वो भी आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करती है। पर हम हमेशा दिल पर ही इतना जोर क्यों देते हैं? कार्डियक हेल्थ, कार्डियक हेल्थ, पूरा फरवरी जो मंथ है ये भी कार्डियक हेल्थ मंथ है, तो वाई?
डराना नहीं चाहती बट कुछ फिगर्स हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें हार्ट डिजीजेस की वजह से होती हैं। आप चाहे हार्ट अटैक समझ लीजिए, स्ट्रोक, कोई भी बीमारी हार्ट के साथ जो भी एसोसिएटेड कार्डियोवास्कुलर डिजीज में आती है, दैट इज द नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ्स। अगर हम नॉर्थ अमेरिका को ही ध्यान में रखें, जैसे अमेरिका और कनाडा, अमेरिका में हर 40 सेकंड में एटलीस्ट, जो सर्वे है उसके हिसाब से, एक इंसान को हार्ट अटैक आता है। सो एक पूरे मिनट में 60 सेकंड होते हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 40 सेकंड्स, कि 40 सेकंड में एक बंदे को हार्ट अटैक आ रहा है। तो इसका मतलब 2 सेकंड में 2 नहीं बल्कि 3 लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है ऑन एवरेज। और उन 3 में से वो जो जिन लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, हर 36 सेकंड्स में एटलीस्ट हम एक इंसान की जान खो देते हैं टू हार्ट डिजीजेस एंड हार्ट अटैक्स। सिर्फ 2019 का अगर हम डाटा उठाएं, क्योंकि वो सबसे रीसेंट डेटा जो है अवेलेबल है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, उसके हिसाब से भी 189 लाख या 17.9 मिलियन पीपल डाइड। क्यों? कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। और ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। क्योंकि कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस में एक ऐसी बात होती है कि बाकी डिजीजेस की तरह इसमें भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं। यस, कुछ लोगों में ये जल्दी होता है, कुछों में नहीं, पर इसके कई ऐसी चीजें हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी हम ध्यान रख सकते हैं, अपनी हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं, राइट? सो दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट कार्डियक हेल्थ। एंड दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सीनियर्स में ही हार्ट डिजीजेस होती हैं। That's not true. कनाडा में सर्वे होता है हर कुछ सालों के बाद। सो लास्ट सर्वे 2012-13 का जो डेटा है उसके हिसाब से अभी 20 साल की उम्र कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं होती। 20 साल में हम बोलते हैं कि अभी जो इंसान है वो स्टिल बच्चों वाली उम्र में। लेकिन 20 साल से ऊपर के लोगों में जब उन्होंने ये डेटा इकट्ठा किया तो उसमें कम से कम हर 1000 लोगों में 2 से 3 लोग ऐसे थे जिनको हार्ट अटैक आ चुका था, और उनमें से कई ऐसे थे जिनको हार्ट फेलियर का डायग्नोसिस मिल चुका था। सो ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है दैट इज ओनली लिमिटेड टू सीनियर्स। यस, एज के साथ आपका जो रिस्क फैक्टर है बढ़ जाता है, आप में हार्ट डिजीज होने के चांस बड़े हो जाते हैं, बट इट डजंट मीन कि ये सिर्फ सीनियर्स की प्रॉब्लम है। बच्चों में भी हार्ट अटैक आते हैं। जो मैंने सबसे छोटी उम्र, जो मैंने खुद पर्सनली इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक बार देखा था, दैट वाज 13 साल का बच्चा था जिसको हार्ट अटैक आया था, एंड दैट वाज द यंगेस्ट आई हैव सीन। सो यस, हार्ट अटैक सिर्फ ज्यादा उम्र के लोगों में नहीं आता। जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, हार्ट अटैक्स की जो उम्र है या हार्ट डिजीज की जो उम्र है वो भी हम कम होते देख रहे हैं, राइट? एंड इसके अलावा कुछ लोगों में पैदाइशी हार्ट प्रॉब्लम्स होती है जिसको हम कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स बोलते हैं। सो वो भी एक अलग कॉज है, राइट? उसमें किसी का कोई दोष नहीं दे सकते कि तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। दैट्स जस्ट हाउ दे आर। बट यस, हार्ट डिजीजेस नॉट जस्ट एज। अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाऊं, हार्ट डिजीजेस मैंने इतनी बार वर्ड यूज कर दिया, बट ये होते क्या है? मैंने ये बता दिया कि हार्ट के साथ एसोसिएटेड होते हैं, मैंने ये भी बता दिया कि वैस्कुलर डिजीजेस है आपकी ब्लड वेसल्स के साथ एसोसिएटेड है, बट एग्जैक्टली व्हाट आर दोस? हाउ डू वी डिफाइन अ हार्ट डिजीज? हार्ट डिजीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किसी भी वजह से अगर आपका जो दिल है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, या उसमें किसी तरीके की खराबी आ गई है, कोई डैमेज हो गया, चाहे वो हार्ट का खुद का मसल है या हार्ट को सप्लाई देने वाली कोरोनरी आर्टरी जिसको हम बोलते हैं उसमें कोई ब्लॉकेज आ गई है, आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से आपका जो ब्लड सप्लाई है वो ढंग से नहीं चल रहा, डज नॉट मैटर, किसी भी वजह से आपका हार्ट काम नहीं कर रहा, दैट कम्स अंडर हार्ट डिजीज, राइट? एंड हार्ट का मसल कैसे डैमेज होता है? अगर हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलती। इसका एग्जांपल ऐसे दे सकती हूँ कि अगर आप अपनी फिंगर पे कभी आपने टाइट कभी कोई रबर बैंड पहनना हो या किसी वजह से आपकी जो सप्लाई है वो कम हो रही हो, तो आप देखोगे कि आपकी उंगली या तो नीली होनी शुरू हो जाएगी, उसमें पेन भी होगा। बेसिकली आपने किया क्या? आपने उसका ब्लड सप्लाई रोक दिया। ब्लड सप्लाई रोकने की वजह से आपने उसकी ऑक्सीजन रोक दी। हम सोचते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो हम सिर्फ नाक से सांस ले रहे हैं, मुंह से सांस ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं, दैट इज इट। बट नहीं, जब हम एक बार सांस लेते हैं वो जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में घुलती है। ब्लड में घुलने के बाद वो पूरी बॉडी में पंप की जाती है हार्ट और ब्लड वेसल्स के जरिए, जिससे कि आपकी पूरी बॉडी जिंदा रहती है।
अगर किसी वजह से कहीं पे भी ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, चाहे वो आपकी फिंगर्स हैं, चाहे वो आपका ब्रेन है, कोई भी ऑर्गन है, तो वो ऑर्गन खत्म होना शुरू हो जाएगा, इंक्लूडिंग योर हार्ट। अगर हार्ट का खुद का सप्लाई बंद हो रहा है, हार्ट विल ऑल्सो स्टार्ट डाइंग, राइट। अगर आप स्क्रीन पे देखिए, मैंने हार्ट अटैक वर्ड मेंशन किया है। हार्ट अटैक में होता क्या है कि हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी है, किसी वजह से वो उसमें खून की सप्लाई हार्ट के मसल को नहीं मिल रही, और जो हार्ट है वो खत्म हो रहा है, राइट। उसका मसल जो है वो मरने शुरू हो जाते हैं। अगर हार्ट का जो मसल है वो खत्म होना शुरू हो जाए, तो नेचुरली उसका, अगर ये पंपिंग एक्शन है, तो अगर मान लो कि ये 2 फिंगर्स का एरिया खत्म हो गया क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, तो सिर्फ ये पंपिंग एक्शन रह गया आपका, राइट। अगर हार्ट ढंग से पंप नहीं कर रहा, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई ढंग से नहीं जाएगी, ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, आपके ब्रेन में सप्लाई नहीं जाएगी, एंड अगर ब्रेन में सप्लाई नहीं जा रही है तो उससे और प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। किडनी में सप्लाई नहीं जाएगी, किडनी फेलियर शुरू हो जाएगा। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, हार्ट की वजह से आती है, तो उसका पूरी शरीर पे आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। हार्ट डिजीजेस में एक और प्रॉब्लम आती है। आप सबने कभी पेसमेकर सुना है कि किसी के पेसमेकर डाला? Yes. राइट। हम पेसमेकर सुनते हैं। पेसमेकर्स क्या होता है? एक्चुअली हार्ट में कुछ ऐसे खास सेल, हार्ट में अपना करंट होता है, हार्ट की अपनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, जो हार्ट धड़कता है, राइट। अभी ये कैसे पता चलता है कि कितना फास्ट धड़क रहा है? ये जो भी है, हार्ट में एक्चुअली इलेक्ट्रिकल करंट होता है, जिसके साथ आपका हार्ट रेट एसोसिएटेड होता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, बट अगर आप इतना समझ लें कि हार्ट के कुछ खास सेल्स होते हैं जिसको हम पेसमेकर सेल्स भी बोल सकते हैं, जो करंट पैदा करते हैं। अगर उस करंट में कोई प्रॉब्लम आ गई या वो सेल्स करंट नहीं ढंग से बना रहे, करंट नहीं जा रहा, तो भी हार्ट का जो है फंक्शन बिगड़ जाता है। एंड उन केसेस में जिन लोगों का जो हार्ट खुद का इलेक्ट्रिकल करंट है उस लेवल पे नहीं है, तब हम उनको एक्सटर्नल पेसमेकर्स देते हैं। आपके चेस्ट में हम इंसर्ट करते हैं, जब भी पेसमेकर कभी इंसर्ट किया जाए, दिल के पास होता है वो, ताकि वो दिल को वो इलेक्ट्रिकल करंट दे सके। तो अगर उसमें प्रॉब्लम आ गई, वो भी एक तरीके का हार्ट डिजीज है, उसको हम अरिथमिया बोलते हैं, बट या उस कैटेगरी में आता है, दैट इज ऑल्सो हार्ट डिजीज। एक छोटा सा डायग्राम है, जब मैं आपको बता रही थी कि ब्लड सप्लाई रुक जाती है, कैसे रुकती है। अगर आप डायग्राम में देखो तो तो अगर यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई, अगर ये ब्लड वेसल्स हैं, राइट, तो ये जो आप येलो पार्ट देख रहे हो, इसको एक तरीके की परत होती है, ये इसको हम प्लाक बोलते हैं मेडिकल लाइन में। होता क्या है कि प्लाक अक्सर फैट या कोलेस्ट्रॉल से बन जाता है, राइट। एग्जैक्ट कैसे बनता है, एग्जैक्ट कॉजेज हम अभी भी स्टडी कर रहे हैं, इस पे रिसर्च अभी भी जारी है। बट होता क्या है कि प्लाक जैसे जैसे जमा होना शुरू हो जाता है, राइट, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग के साथ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो इसका एरिया है वो कम हो रहा है, राइट। अगर यहाँ से आपका ब्लड सप्लाई आ रहा है, यहाँ पे आपका एरिया कम हो गया, तो वो ब्लड उतनी तेजी से उतना ब्लड नहीं निकल पाता, उसको प्रेशर हो। अगर एग्जाम्पल के तौर पे कभी आप गार्डनिंग करो, राइट, पाइप के साथ अगर आप पानी दे रहे हो अपने प्लांट्स को, तो अगर मैं आपकी पाइप में कहीं पे भी एक किंक बना दूं, राइट, या थोड़ा सा उसको दबा दूं, तो होगा क्या, पीछे से तो पानी उतना ही आ रहा है, जो आपकी टैप है उसका प्रेशर तो सेम है, बट यहाँ पे मैंने प्रेशर को रोक दिया। अगर यहाँ इमेजिन करो तो मैंने रोक दिया उस प्रेशर को, तो अगला प्रेशर कम हो गया, राइट, आगे उतना पानी नहीं आ रहा। होगा क्या, जो जहाँ पे ब्लॉकेज है उसके पीछे प्रेशर बढ़ जाएगा, राइट। सिमिलर टू हाई ब्लड प्रेशर में भी कई बार ऐसा ही होता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो आपकी नसें हैं उसमें प्लाक जमा हो जाता है और वो फैल नहीं पाती, जगह कम हो जाती है ब्लड को जाने के लिए, उसका प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि हार्ट तो वैसे ही पंप कर रहा है। इस कंडीशन में आपका हार्ट ठीक से चल रहा है, आपका हार्ट पंप कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन अगर आपके शरीर में बाकी कहीं वेसल्स में कोई ब्लॉकेज आ गई या प्रॉब्लम आ गई, तो उससे क्या हुआ, जगह कम हो गई, प्रेशर बढ़ गया। ओवर टाइम अगर आपका प्रेशर हाई रहता है, राइट, आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, आपको नहीं पता, हार्ट उसके कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं होते हाई ब्लड प्रेशर के आमतौर पे, जब तक कि वो बहुत आगे तक नहीं बढ़ जाता। होगा क्या, आपका हार्ट, अगर कोई भी मसला है, अगर वो ओवरवर्क करता है, जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है, क्योंकि उस वक्त हार्ट को जरूरत से ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है ब्लड सप्लाई देने के लिए, क्योंकि प्रेशर बढ़ चुका है उस पर, तो वो थकना शुरू हो जाता है और हार्ट डैमेज होना शुरू हो सकता है। दैट इज वाई जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, अगर वो ब्लड प्रेशर का ध्यान नहीं रखते,
उनमें हार्ट डिजीजेस का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, राइट? नेचुरली अगर आप नहीं ध्यान रख रहे, आपका हार्ट मसल ओवरटैक्स हो रहा है, इट विल गेट इम्पैक्टेड। ये तो मैंने आपको बता दिया हार्ट डिजीजेस के बारे में थोड़ा सा हार्ट के। अभी हम मेन टॉपिक जो है हमारा एक्चुअल टॉपिक, इसके बारे में हम बात करेंगे, रिस्क फैक्टर्स। ऐसी कौन सी चीज है जो कि आपका हार्ट का रिस्क बढ़ा देती है, राइट? आपकी जो हार्ट डिजीजेस या कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का रिस्क इंक्रीज कर देती है। जो आप अभी स्क्रीन पे रिस्क फैक्टर्स देख रहे हैं वो कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसको आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे बस के बाहर होते हैं। मैंने कहा कि एज, यंग एज पे भी हमें हार्ट अटैक आ सकता है, हमें हार्ट डिजीजेस हो सकते हैं, यस। लेकिन सच यही रहेगा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है रिस्क वैसे वैसे बढ़ता चला जाता है, क्योंकि हम ओल्ड हो रहे होते हैं, हमारी और भी कई बीमारियां हमें शुरू हो रही होती हैं, वाइटमिन्स की प्रॉब्लम आ जाती है, हम और मेडिकेशंस ले रहे हैं, हमारी एक्सरसाइज कम हो जाती है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है। एंड वैसे भी जैसे कि हम शरीर की बात करें तो इट इज नॉट गोना रिमेन फॉर एवर यंग, एजिंग के साथ उसका आपके सारी शरीर पे इफेक्ट पड़ेगा। सो यस, एज योर एज इंक्रीजेस आपका रिस्क भी बढ़ रहा है। ध्यान देने वाली बात है कि हम हमेशा ये बोलते हैं रिस्क फैक्टर्स, हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ओके आपने कल 3 ग्लास दूध पी लिया था ज्यादा चीनी के साथ इसलिए आपको डायबिटीज हो गया। नो, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। उसमें से एक फैक्टर हो सकता है कि आपने ज्यादा शुगर इनटेक की, आपका कार्बोहाइड्रेट इनटेक ज्यादा था, एंड दैट्स वन ऑफ द फैक्टर्स जिसकी वजह से you had the high risk for heart diseases or diabetes. So ये risk factors हैं। अभी एज के अलावा risk factor होता है gender. Unfortunately जो हमारी females हैं उनमें heart diseases का risk males से ज्यादा रहता है। कारण हमारे hormones, right? हमारा monthly cycle होता है for a certain age, हमारे hormones एक तरीके से प्रोटेक्टिव फैक्टर रहते हैं कुछ टाइम तक। काफी डिटेल्स हैं इफ यू वांट टू लुक इनटू इट, बट यस, फीमेल्स हैव अ हायर रिस्क देन मेल्स। इसके अलावा आपकी फैमिली हिस्ट्री, अगर जैसे कि आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, इवन आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, अगर उनमें उनको हार्ट डिजीजेस थे, उनको हार्ट अटैक आया था 2 बार 3 बार, या कभी भी उनको हार्ट की प्रॉब्लम रही है, उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रही है, इवन डायबिटीज भी अगर उनको रही है, तो उससे क्या होता है कि आपका रिस्क भी बढ़ जाता है उन सभी बीमारियों में। पहले हम मानते थे कि नहीं, कि आप जैसे कर रहे हो या जैसे खा रहे हो, आपका लाइफस्टाइल उसके हिसाब से ही आपको प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो हमारे डीएनए में पास ऑन हो सकती हैं, एंड हार्ट डिजीजेस आर वन ऑफ दोस। तो अगर आप अपनी बॉडी का पूरा ध्यान भी रख रहे हैं तब भी कुछ केसेस में चांस होता है हार्ट डिजीज का, इफ उनके पेरेंट्स में, दोनों पेरेंट्स में हार्ट डिजीज था, उनके ग्रैंड पेरेंट्स में हार्ट डिजीज था, उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, दे कैन स्टिल गेट इट। इसके अलावा हमारी कल्चर में, हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी में हार्ट डिजीजेस आर मोर प्रेवलेंट, बिकॉज अगेन हमारी लाइफस्टाइल आज नहीं ऐसी, पहले भी ऐसी थी। जलेबी, लड्डू, ये कोई नए स्वीट्स नहीं है, ये कोई नए खाने नहीं है, राइट? अगर आप देखो तो पहले ये होता था कि जिसकी तोंद नहीं निकली वो अच्छे घर से नहीं है, राइट? ये भी था पहले, राइट? अगर आप अपनी थोड़े साल पहले देखो तो ये था कि अगर नानी के घर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, अगर खिला पिला के मोटा नहीं किया तो ध्यान नहीं रखा, ठीक है? तो वो एक तरीके से आपका एड ऑन हो जाता है। एंड इवन अदर देन दैट, हमारे जो कल्चरल फैक्टर्स कह लीजिए या हमारा डीएनए ऐसा है कि हमारे इसमें डॉक्यूमेंटेड यही है कि हमारा हार्ट रिस्क, हार्ट डिजीज का रिस्क, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का रिस्क ज्यादा है। एक और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कोविड-19, अभी पेंडेमिक चल रहा है। अलग अलग अभी इतनी रिसर्च इस पे हुई नहीं है कि हमारे पास कॉन्क्रीट प्रूफ हो, बट यस कुछ केसेस में देखा है कि उससे जो क्लॉटिंग का एक रिस्क होता है बढ़ जाता है कोविड-19 के बाद। बहुत से लोगों में ऐसा केस देखा गया है कि उनका जो क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉट क्या होता है कि अगर आपके कभी हाथ पे कट लग जाए, राइट, तो अगर उस पर आप प्रेशर डालो तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि खून बंद हो गया निकलना। वो क्यों बंद हुआ? क्योंकि वहां पे आपका ब्लड हील होना शुरू हुआ। अगर आप कभी
कभी खून आपका बहा हो या आपने देखा हो तो आप देखोगे कि वो जमना शुरू हो जाता है, राइट? वो जो जमना होता है हम उसको क्लॉटिंग बोलते हैं, राइट? अगर आपके बॉडी में हार्ट जो ब्लड की सप्लाई है बहुत स्लो हो गई, स्टैग्नेंट हो गई, जैसे अगर आप सारा दिन बिस्तर पे लेटे रहो, राइट, आप हिल नहीं रहे, आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आपका ब्लड सप्लाई नहीं होता, तो आपका क्लॉटिंग का रिस्क बढ़ जाता है, राइट? अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी क्लॉट आ गया, सेम चीज है, उसने क्या करना है, आपकी ब्लड की सप्लाई को कम कर देना है। जहां क्लॉट आ गया उससे पहले बहुत अच्छे से ब्लड पहुंच रहा है, उसके बाद ब्लड की सप्लाई कम हो गई। अगर वो क्लॉट हिल गया तो वो आपके अगर ब्रेन में चला गया, मूव हो गया, तो ब्रेन में जो हमारी नसें होती हैं बहुत बारीक होती हैं कई जगह पे, तो स्ट्रोक हो सकता है। आपने स्ट्रोक सुना होगा कि एक तरीके से सडनली उनकी एक साइड, हाफ साइड, जो सबसे कॉमन लोग आइडेंटिफाई करते हैं स्ट्रोक को, कि हाफ साइड पे आपकी बॉडी सडनली वीक हो गई, उसमें कोई जोर नहीं रहा, आपका एक साइड से फेस भी ड्रूप कर रहा है, आप हाथ नहीं उठा पा रहे, पैर नहीं उठा पा रहे, दैट्स सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक। क्यों? बिकॉज कहीं पे आपकी ब्रेन की ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो गया है, कुड बी बिकॉज ऑफ ब्लड क्लॉट, और भी कई फैक्टर्स हैं, बट या लाइक किसी वजह से अगर उसमें कोई क्लॉट है या कोई ब्लॉकेज आ गई, दैट्स हाउ इट हैपेंस। इसके अलावा कई बार आपने सुना होगा कि कुछ लोगों में जब वो चलते हैं उनकी जो लाते हैं टांगे हैं वो नीचे से दर्द करती हैं, बैठ जाएं, रेस्ट कर लें तो वो ठीक हो जाती है थोड़ी देर के बाद। या कई लोगों में पैरों में सूजन आनी शुरू हो जाती है, वो भी एक तरीके की कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की ही कैटेगरी है, डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, और आपका डॉक्टर उसको बेटर डायग्नोस कर सकता है, बट यस। सो या कोविड-19 कंट्रोवर्शियल है, बट यस, अगर आपको कभी कोविड-19 हुआ हो, मेक श्योर यू आर डूइंग ऑल योर फिजिकल एक्टिविटी, आप अपना रेगुलर डॉक्टर के साथ चेकअप कर रहे हैं, just to minimize that risk. Anyways, moving forward to आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अब तक तो मैंने आपको बताया कि क्या आपके हाथ के बाहर है जिसको आप कुछ नहीं कर सकते। अभी उसके बारे में बात करेंगे जो आप चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले स्मोकिंग। अभी अगर मैं आपको बोलूं कि स्मोकिंग की वजह से हार्ट डिजीजेस बढ़ते हैं, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कैसे, क्योंकि स्मोकिंग तो हम वी आर जस्ट स्मोकिंग ए सिगरेट, उसका हार्ट से क्या लेंगे। कुछ दो बातें अगर सिंपल तरीके से समझाऊं तो, एक तो आपके लंग्स जो हैं, स्मोकिंग सीधा उन पे इम्पैक्ट करती है, आपकी लंग्स में जो है उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाती है, एंड दैट विल इम्पैक्ट योर हार्ट। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हार्ट का जो साइकिल है, बॉडी से खून हार्ट में वापस आता है, हार्ट से इट गोज टू योर लंग्स, लंग्स से इट कम्स बैक टू योर हार्ट, एंड देन आपकी बॉडी में जाता है। So smoking is a factor over there. And second चीज है, स्मोकिंग में निकोटीन आपने सुना होगा। निकोटीन एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर सकता है, उसमें पोटेंशियल बहुत होता है ब्लड प्रेशर बढ़ाने का। सो अगेन, सॉरी दिस वन सर, I have no idea क्या था, but anyways, so yes, निकोटीन के बारे में बता रही है। अगर आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, डेफिनेटली आपको आपके हार्ट को और ज्यादा काम करना पड़ रहा है अगेंस्ट दैट प्रेशर, वही ब्लड सप्लाई आपकी बॉडी में पहुंचाने के लिए, इट इज गोना इम्पैक्ट योर हार्ट। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ, मैं जितना भी बोलूं इसके बारे में कम है, क्योंकि ये सिर्फ हार्ट डिजीजेस में नहीं, आप डायबिटीज उठा लीजिए, आप कोई क्लॉटिंग का प्रॉब्लम उठा लीजिए, मतलब इतनी प्रॉब्लम्स है मैं गिना नहीं सकती, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अभी जाके जिम ज्वाइन करो, मैं ये भी नहीं कह रही कि आपको रोज 2 घंटे एक्सरसाइज करनी है, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप दिन में 10 मिनट भी कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो गुड। I'll tell you more, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कैसे आप अपनी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, बट यस, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, आपका रिस्क अप हो जाता है। सेम तरीके से अगर आप अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रहे, अगर आप हाई सैचुरेटेड चीजें बोलते हैं, हाई फैट वाली चीजें, राइट, वो है कि सुबह दोपहर शाम को पूरा इतना मक्खन लेके खाना है पराठों के साथ, सो नो, राइट। या आप जो है रोज को हर दूसरे तीसरे दिन आपको पकौड़े चाहिए, नॉट गुड। आप हाई सॉल्ट वाली चीजें खा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आपको नहीं खाना चाहिए बिल्कुल भी, यस यू कैन ईट इट एंड यू शुड ईट थिंग्स यू लव, बट मॉडरेशन लेवल पे ध्यान रखिए कि आप क्या खा रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो आपकी बॉडी में बाहर से कोई चीज जाने की कितने रास्ते, या तो नाक से सांस के जरिए आपकी बॉडी में कोई चीज एंटर कर रही है,
मोस्ट केसेस, या आपके मुंह से, राइट? इसलिए आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। डायबिटीज, सुनने में लग रहा होगा कि डायबिटीज तो शुगर है, शुगर का हार्ट से क्या लेना देना, बट यस, अगर आपकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल में नहीं है, आप रोज सुबह चेक कर रहे हो बहुत ज्यादा है, आपको डॉक्टर ने दवाई दी है तब भी कंट्रोल में नहीं आ रही, गो बैक टू योर डॉक्टर, बिकॉज डायबिटीज जो है बहुत चीजों पे इफेक्ट करती है। आपके ब्लड प्रेशर पे भी ये इम्पैक्ट डालती है, आपके हार्ट की फंक्शनिंग पे इम्पैक्ट डालती है, आपकी किडनी की फंक्शन में इम्पैक्ट डालती है, इवन कि आपकी विजन भी इससे कम होनी शुरू हो जाती है अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है। अगेन, एक्सेसिव अल्कोहल यूज, आई नो हमारे कल्चर में अल्कोहल बहुत यूज की जाती है, कहीं पे भी कोई भी शाम में लोग इकट्ठे हुए हैं, कोई पार्टी चल रही है, कुछ भी है, बहुत रेयर होता है कि मैंने कभी विदाउट अल्कोहल कोई पार्टी देखी है। नेवर सीन इट, नेवर हर्ड ऑफ इट। अगर कभी ऐसी पार्टी होती है तो मुझे ये कभी नहीं सुनने में आया कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हमेशा मैंने यही सुना है कि उन क्या पार्टी थी वो एक ड्रिंक्स का अरेंजमेंट नहीं कर सके, यही सुना मैंने हमेशा। सो यस, आई नो अल्कोहल हमारी कल्चर में काफी यूज की जाती है, बट एट द सेम टाइम एक्सेसिव अल्कोहल यूज, जब आप अल्कोहल ज्यादा यूज करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, दैट इज वेरी डेंजरस। सिर्फ हार्ट के लिए ही नहीं, आपके लिवर के लिए भी, उसको भी डिस्ट्रॉय करती है, आपके स्टमक के लिए, उसका तो अलग ही टॉपिक है। बट यस, एक्सेसिव अल्कोहल यूज कैन ऑल्सो इंक्रीज रिस्क फॉर हार्ट डिजीजेस फॉर यू। उसके बाद लिपिड लेवल्स मैंने एक लिखा है, आप सबने कोलेस्ट्रॉल के बारे में सुना होगा कि किसी का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो वो लिपिड लेवल्स में आ जाता है। इफ समबडी हैज हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स तो उनका हार्ट डिजीज का रिस्क ज्यादा हो जाता है। उनमें जो मैंने दिखाई थी आपको पिक्चर एथेरोस्क्लेरोसिस की, अगर मैं पीछे जाऊँ तो जो ये पिक्चर है, इसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं मेडिकल लाइन में, तो इसका रिस्क बढ़ जाता है। अगेन, अगर आपकी जो वेसल्स हैं उसमें ब्लड सप्लाई ढंग से नहीं जा रही है, दैट इज गोना इम्पैक्ट योर हार्ट। आपके अगर स्पेशली अगर आपकी हार्ट की जो अपनी सप्लाई है, अगर हमारा हार्ट है तो उसको खुद को भी खून चाहिए ना, उसकी जो कोरोनरी आर्टरीज होती है वो बहुत बारीक होती है, अगर उसमें कभी कोई प्रॉब्लम आ गई तो 100% आपके हार्ट में प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज हार्ट को खुद को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उसको खुद को खून की सप्लाई नहीं मिल रही, वो बाकी को क्या देगा, राइट? सीधा सीधा जब किसी को हार्ट अटैक आता है, सबसे कॉमन रीजन है कि उनकी कोई कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई किसी भी वजह से, ये प्लाक जमा हो गया, कोई ब्लड क्लॉट आ गया, डजंट मैटर, खून की सप्लाई इंपीड हो गई, सप्लाई नहीं गई, हार्ट के मसल खत्म होने शुरू हो गए, हार्ट अटैक, राइट? सो दैट इज द थिंग। अब इसको हाउ टू प्रिवेंट, हाउ टू रिमेन हेल्दी, दैट इज द मेन क्वेश्चन। कि मैंने आपको ये भी बता दिया कि हार्ट डिजीजेस क्या होता है, मैंने ये भी बता दिया कि क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, कॉमन रिस्क फैक्टर्स, इसके अलावा और भी रिस्क फैक्टर्स हैं, वो आपके इंडिविजुअल केस पे डिपेंड करते हैं, बट यस देयर आर अदर रिस्क फैक्टर्स, बट वो कुछ मेन रिस्क फैक्टर्स थे। अभी उनको कम कैसे किया जाए? सबसे पहले तो मैंने आपको बोला था बी एक्टिव। सो आने वाली स्लाइड्स में मेरे पास है पिक्चर्स। कनाडा में हमारा फिजिकल एक्टिविटी गाइडलाइन है जो रिसर्च के बेस पे उन्होंने बनाया। उस एक्टिविटी गाइडलाइन में अगर आप देखो तो वो बताते हैं कि 18 से 64 ईयर्स ऑन एवरेज, 64 एंड अबव के लिए भी है उनके पास। मैं प्रेजेंटेशन के बाद आई कैन गिव यू ऑल अ लिंक, क्योंकि वो ऑनलाइन अवेलेबल है। उसमें उन्होंने कहा ये कि ऑन एवरेज, राइट, एक इंसान को मिनिमम, अगेन मिनिमम बोल रही हूँ मैं, मैक्सिमम नहीं बोल रही कि हाँ उसने बोला था इतना करना है, इससे ज्यादा नहीं करना, नो, मिनिमम यू नीड 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। 150 मिनट्स कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, 2.5 घंटे एक हफ्ते के बोल रही हूँ, राइट? दैट यू नीड एक्सरसाइज 2.5 hours in 1 week, 7 days, राइट? तो अगर आप आधा घंटा भी रोज कर रहे हैं, दैट्स गुड इनफ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अभी टेनिस ज्वाइन कर लो या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज्वाइन कर लो, नो, इफ यू फील लाइक यस यू कैन, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइजेस लाइक वॉक, यू कैन ऑलवेज गो फॉर अ वॉक, सैर पे जा सकते हैं। अगेन, सैर पे जाने के लिए बोल रही हूँ, टहलने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो हमें बोलते हैं कि हम रोज सैर पे जाते हैं, और अगर मैं कभी उनको देखूं, मैं उनसे पूछूं कहाँ सैर पे गए थे, क्या किया था सैर पे, तो वो सैर करने से ज्यादा वो टहलना होता है,
कि ठीक है, आराम से चलते चलते चले गए, यहाँ रुक के बात कर ली, वहां रुक के बात कर ली, थोड़ा सा बेंच पे बैठ गए, फिर घर आ गए, वो आपकी एक्सरसाइज नहीं हुई. दैट इज नॉट गुड इनफ. एक्सरसाइज इतनी सी करो कि आपकी बॉडी को थोड़ा पता भी चले कि आपने सैर की है जाके, राइट. अगर आप थोड़े से ज्यादा हेल्दी साइड पे हैं, अगर आप ऑलरेडी अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर रहे हैं, यू कैन ऑल्सो टेक अप थिंग्स लाइक साइकिलिंग, आप घर पे. और मैं ये नहीं कह रही कि 30 मिनट्स अगर मैं एक दिन का बोल रही हूँ तो रोज 30 मिनट्स लगातार. अगर आपसे नहीं होता 30 मिनट्स, 10 मिनट्स मॉर्निंग, 10 मिनट्स आफ्टरनून, 10 मिनट्स इन द इवनिंग, यू स्टिल गेट 30 मिनट्स. ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे हो आप, राइट. 10 मिनट्स कोई बहुत लंबा टाइम नहीं होता, राइट. और आप सिर्फ वॉक ही नहीं, आप और भी एक्सरसाइजेस कर सकते हो, जैसे आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो, योगा कर सकते हो. दैट कैन ऑल्सो बी बेनिफिशियल फॉर योर हार्ट. अगेन आप सब अलग अलग कंडीशंस में, आप सबका अलग अलग इंडिविजुअल हेल्थ है. बिफोर यू टेक अप एनी एक्टिविटी जो आपकी बॉडी पे किसी भी तरीके का स्ट्रेस डाल रही है, स्ट्रेन डाल रही है, आई वुड से एक बार आपका जो फैमिली डॉक्टर है, आस्क देम कि कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है. जैसे अगर किसी के घुटनों में दर्द है, तो अगर वो, अभी मैंने साइकिलिंग का नाम लिया, अभी वो कल शुरू हो जाए साइकिलिंग और उनको परसों उनके घुटनों में दर्द शुरू हो गया, सो दैट डिडंट हेल्प एनीवन. उसका फायदा क्या हुआ, राइट. सो चेक विद योर डॉक्टर, सी अगर आपकी कोई लिमिटेशंस हैं. एंड इवन जो आपके डॉक्टर्स हैं, दे कैन रेकमेंड. अगर आपके डॉक्टर के पास टाइम नहीं है रेकमेंड करने का, सो वहाँ पे जो नर्सिंग स्टाफ है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपके केस के बेस पे क्या और कोई रिकमेंडेशन है कि नहीं. एंड अगेन यू कैन ऑलवेज गो ऑनलाइन, मैं आपको लिंक दे दूंगी. यू कैन ऑलवेज रीड अप जो कनाडा में जो डॉक्टर्स, नर्सेज, जो सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की रिसर्च के बेस पे जो इन्फॉर्मेशन दी है, वो चीज. सो दैट इज इट. एंड बाकी इसके अलावा ट्राई टू रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द डे. टीवी कम देखिए, फोन के आगे कम बैठिए. घर में अगर आपने देखा कि आप बैठे हैं काफी टाइम से, राइट, कुछ नहीं कर रहे, हर 2-3 घंटे में 1-2 चक्कर आप अपने कमरे के ही लगा लें. इवन दैट इज गुड देन डूइंग नथिंग, राइट. आई नो अभी बाहर ठंडा है, बाहर स्नो है, सो या आप एक जगह पे भी खड़े होकर वॉक कर सकते हैं, दैट इज गुड, राइट. इसके अलावा अगर आपको अभी भी लग रहा है कि मुझसे अकेले से नहीं होगा, आप सभी ऑनलाइन वर्चुअल ग्रुप में मिलते हैं, राइट. यू कैन ऑलवेज टैग अप. कोई अगर आपके घर के आसपास हैं, कोई सीनियर्स हैं जो वॉक पे जाते हैं, जब आप किसी और के साथ वॉक पे जाएं, चाहे आप तेज तेज भी चलें, आपको थकावट कम होती है उस टाइम पे. इसके अलावा डाइट की हमने बात की. ये तो आई थिंक आपने पता नहीं कितने लोगों से सुना होगा, टीवी पे भी सुना होगा. हाई सैचुरेटेड फूड्स एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, नॉट द बेस्ट काइंड ऑफ डाइट ऑन डेली बेसिस. जब हम ईट हेल्दी के बारे में बात करते हैं, अगर आप कार्डियक डाइट की रिकमेंडेशंस कभी देखें, तो उसमें ये होता है कि ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं, होल ग्रेन प्रोडक्ट्स जैसे कि होते हैं ब्राउन राइस वगैरह होते हैं. हमारे कल्चर में हम सिर्फ रोटी या राइस ही नहीं, हम अभी अगर मैं किसी से पूछूं कि आपने कितनी बार पिज्जा खाया लास्ट मंथ में, कितनी बार नूडल्स खाई या बर्गर खाया, आई डोंट थिंक ये आंसर मैच होने वाला है. आई थिंक यू वुड प्रोबब्ली हैड इट मोर देन ट्वाइस लास्ट मंथ, राइट. क्योंकि हमारे क्या होता है, स्पेशली कनाडा में, अगर हमारी फैमिली बिजी है, राइट, कभी जो यंग बच्चे हैं जिनके घर में उनका मूड नहीं गया, रोटी नहीं खानी, आज मैंने राइस नहीं खाना, फाइन पिज्जा मंगा लेते हैं, राइट. इजीली एक्सेसिबल है. हम सोचते हैं कि ठीक है उसमें ना थोड़ी सी सब्जियां एक्स्ट्रा डलवा लेंगे, दैट्स गुड इनफ. नो, वो इतना भी गुड नहीं है कि एक्स्ट्रा सब्जी डलवाने से उसका बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ. इट्स स्टिल सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स. सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बुरे नहीं होते, उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप खाते हैं वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होते हैं, बहुत जल्दी आपकी ब्लड में शुगर की जो सप्लाई है वो इंक्रीज कर देते हैं ऑल ऑफ अ सडन. इसके अलावा इफ यू लुक एट हाई सैचुरेटेड फूड्स हम बोलते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा फैट होता है, जैसे बटर है, कुछ मीट्स के प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, चीज हो गया, उन चीजों में फैट का कंटेंट ज्यादा होता है. दैट अगेन इट काइंड ऑफ इंक्रीजेस योर हार्ट रेट, हार्ट डिजीज रिस्क, बिकॉज आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पे उसका असर पड़ता है डायरेक्ट. प्रोसेस्ड फूड्स एंड एडेड शुगर्स. हम जब यहाँ पे हमारे कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनका वेट बहुत कम होता है, वो खाना नहीं खा पाते, तो हम उनको लिक्विड डाइट देते हैं कि ठीक है आप एनश्योर ले लो या मिल्क प्रोडक्ट्स, ऐसी चीजें देते हैं जिसमें एडेड शुगर होती है. प्रॉब्लम ये होती है कि लिक्विड कैलोरी, जब हम पीते हैं कोई कैलोरी,
राइट, तो हमें कम पता चलता। अगर एग्जाम्पल सिंपल है कि अगर मैं आपको एक ऑरेंज खाने के लिए दे दूं वर्सेस एक ग्लास ऑरेंज जूस से दूं, राइट, एक ग्लास ऑरेंज जूस से आपका पेट नहीं भरने लगा, आपको कुछ खास पता नहीं चलेगा कि मैंने कुछ खाया भी कि नहीं। ऑरेंज ऑन द अदर हैंड यू विल फील कि आपने कुछ खाया, राइट, यू विल फील अ लिटिल फुल क्योंकि उसमें रफेज वगैरह होती है। सो लिक्विड कैलोरीज आर वेरी लाइक इजी टू टेक। सो लिक्विड कैलोरीज में आपकी चाय, अगर आप दिन में हर 2-3 घंटे के बाद, कई होते हैं हमारे सीनियर्स, मेरे दादाजी ऐसे थे, उनको हर 2-3 घंटे बाद ना चाय चाहिए थी। चाय का चस्का उनका ऐसा था कि अभी कुछ नहीं है करने के लिए, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, बाहर बात कर रहे हैं, एक कप चाय, राइट। जो हम नहीं ध्यान देते वो ये है कि एक कप चाय में भी अगर आप कम चीनी भी डालो तो आधा चम्मच एवरेज चीनी चल जाती है, राइट, एंड वो कहीं तो जा रही है, राइट, वो चीनी यू आर टेकिंग इट इन, राइट। अगर आप यही 4 कप चाय के लगा लो एक दिन में तो वो आधा चम्मच करके 2 चम्मच तो यही हो गए चीनी के। एंड देन अगर आप कोई और चीज खा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं ज्यादा डेली बेसिस पे, यू आर टेकिंग शुगर, राइट। एवरेज एक कोल्ड ड्रिंक का जो कैन होता है उसमें 27 ग्राम्स ऑफ शुगर होती है। दैट इज अबाउट लाइक 5 बड़े चमचे जो है पीने के। That's a lot of sugar. So avoid processed foods. ज्यादा से ज्यादा जो घर पे बना हुआ खाना है, हम क्यों पुश करते हैं कि घर पे खाना बना के खाएं? बिकॉज जब हम घर पे खाना बनाते हैं हमें पता है कि हम उसमें क्या डाल रहे हैं। नंबर 1, अगर आप बाहर से कभी केक ला के खाओ, राइट, बर्थडे हुआ, तो यू विल ऑलवेज बी लाइक हाँ ये दैट्स रियली गुड, आप उसकी राइट उसकी ये देखें कितना अच्छे से बनाया हुआ है, कितना अच्छे से सजाया है, कौन सा फ्लेवर है, दैट इज व्हाट यू आर थिंकिंग। अगर यही घर पे केक बना रहे हो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी यहाँ पे मम्मी या आंटी बैठी है जिसने जितनी रेसिपी में चीनी लिखी है उतनी डाली हो। आई डोंट थिंक सो। अगर उसमें 2 कप लिखी है तो 1.5 कप या 1 कप जा रही है उसमें चीनी, 2 कप नहीं कभी भी जाएगी, बिकॉज यू आर सीइंग इसमें क्या जा रहा है, राइट। प्रोसेस फूड्स में जैसे जब हम बाहर से कोई चीज लेके खाते हैं, प्रोसेस फूड्स का ये होता है कि उसको इस तरीके से पकाया जाता है, उसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है, उसमें शुगर ज्यादा डाली जाती है ताकि वो प्रिजर्व्ड रहे, प्रिजर्व्ड फूड्स, राइट। घर पे आप फ्रेश बनाते हो, आपको पता है कि मैंने कौन सा इसको 1 महीना बचा के रखा, हाई सॉल्ट, ये सबने सुना होगा कि जो लोग सॉल्ट, किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ज्यादा ब्लड प्रेशर है, सॉल्ट कम कर दीजिए। अगेन कि सॉल्ट का आपके हार्ट पे इफेक्ट करता है, आपके ब्लड प्रेशर पे इम्पैक्ट करता है, आपकी किडनीज पे फर्क पड़ता है। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बट सिंपल सी बात यह है कि अगर आप बहुत ज्यादा नमक खा रहे हैं एवरी डे, यू विल प्रोबेबली एंड अप विद हाइपरटेंशन, जिसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, एंड अल्टीमेटली हार्ट प्रॉब्लम्स। अल्कोहल के बारे में मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। नो योर ब्लड प्रेशर। बहुत बार क्या होता है कि जब हम किसी कोई हमारे हॉस्पिटल में स्पेशली जब कोई पेशेंट आता है चेस्ट पेन के साथ या उनके सिम्टम्स हार्ट के साथ रिलेटेड होते हैं, कई बार हम उनका सबसे पहले तो आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। हर 2-2 घंटे बाद आपके पास हम खड़े होते हैं आपको तंग करने के लिए। कई लोग पूछते भी क्यों, बट हम करते हैं। नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आपका बेसलाइन ब्लड प्रेशर जो हम बोलते हैं कि आप अगर आप अभी बैठे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर क्या है। I'm gonna pause here. मैं अभी आप सभी यहाँ पे बैठे हैं। I want to know आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि उनका नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है? Anyone? किसी को भी यहाँ पे पता है कि उनका नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना रहता है? 80-120. 80-20? 80-120. 120. Okay, yeah, that's a good blood pressure. I think Lalita जी करना चाहते हैं हमसे. Yeah. Hello Oshin. Hello. तो नॉर्मली मेरा ब्लड प्रेशर मींस फ्लक्चुएट करता है। जैसे अभी मैं बैठी हूँ तो ये 112, 170 ऐसे रहता है। Okay. तो मैं सुबह शाम करती हूँ, कई बार कर लेती हूँ, जैसे मेरे पास है बीपी मशीन घर पे, तो नॉर्मली इतना रहता है। Yeah, and that is a good thing. I think जी मैं अमरजीत बात कर रही हूँ। मेरा 118 से लेके 121 तक रहता है, हमेशा इसके अंदर ही होता है।
और 78 से लेके जो दूसरा है वो 78-80 तक रहता है। या सो आई थिंक कोई और भी आंसर करना चाहता है? ओके, रिंटू जी ने मेरा ब्लड प्रेशर होता है 110 और 130, द टॉप वन, एंड द लोअर इज 55 to between 55 and 85. That's good. Anybody else? रिंटू बता। नहीं, मैंने सिर्फ यही बोलना था, मेरा भी 75 to 80 एंड 110 to 115 के बीच में रहता है। That is good. और ये बहुत अच्छी बात है कि आपको पता है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना रहता है, ताकि अगर उसमें कभी फ्लक्चुएशन आती है, जरूरत से ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, तो आपको पता रहेगा कि हो क्या रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि आपको पता, लेकिन अभी हमारे पास कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, उनमें से कितनों को पता था? हम ये तो नहीं बोल सकते थे कि 50% को पता है, राइट? बिकॉज नॉट अ लॉट ऑफ पीपल थिंक अबाउट इट। अगर हमारे क्या टेंडेंसी होती है कि अगर प्रॉब्लम नहीं है तो हमने ध्यान नहीं देना, ठीक है? अगर हमारा हेडेक नहीं हो रहा या अगर हमारी कोई बॉडी एक नहीं हो रही, तो हमने ध्यान नहीं दे रहा कि क्या हम सो रहे हैं ढंग से, क्या हम खा रहे हैं ढंग से, या क्या हम ज्यादा काम कर रहे हैं, हम नहीं ध्यान देते। और जो हेडेक नहीं हो रहा तो हेडेक की गोली खाने की जरूरत नहीं है। मैंने गोली तो कहा नहीं, गोली नहीं खाने की जरूरत, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि गोली खाने की जरूरत पड़ेगी कि क्यों, अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, राइट? ब्लड प्रेशर का पता होना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, कई बार क्या होता है कि हमारे पास पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनका नॉर्मल ब्लड प्रेशर आम इंसान से कम होता है। तो जब उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, राइट, तो जब हम चेक कर रहे थे उनको पता नहीं होता कि उनका आम ब्लड प्रेशर है क्या। हम जब देख रहे होते हैं तो हाँ वो नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा है, पर इतना ज्यादा भी नहीं है कि हम पैनिक हो, राइट? लेकिन ये एक फैक्टर आता है कि उनका नॉर्मल ब्लड प्रेशर कम होता है, राइट? अगर नहीं पता होगा देन ट्रीटमेंट फिर उसको टाइम लग जाता है, फिर बाद में पता चलता है कि नहीं ये इसके लिए, इस इंसान के लिए ये ब्लड प्रेशर हाई है। सो उसके बाद फिर हम उसके हिसाब से ट्रीट करते हैं, बाद में उसकी जो ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस वगैरह शुरू करते हैं। सो जस्ट सिर्फ ब्लड प्रेशर ही नहीं, वैसे भी आपकी बॉडी की हेल्थ की अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रॉब्लम तो आपको तब पता चलेगी ना कि क्या है, अगर आपको ये पता हो कि नॉर्मल में आपकी बॉडी कैसे है, राइट? अदरवाइज यू कांट नो। अगर आपको नॉर्मल नहीं पता तो अब नॉर्मल कैसे देखोगे? सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने डॉक्टर के साथ रेगुलर और टाइमली चेकअप्स के लिए जा रहे हैं। हम एनुअल फिजिकल बोलते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट, राइट? स्पेशली जैसे हमारी एज बढ़ती है, यू नीड टू गो, यू नीड टू गेट चेक, ताकि आपका एक मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो अप टू डेट रहे। सो इन केस कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अर्ली ऑन डिटेक्ट कर सके, क्योंकि जब हम जल्दी से जल्दी किसी प्रॉब्लम का पता करते हैं उसका सोल्यूशन उतना ही जल्दी निकाल पाते हैं, राइट? अर्ली ऑन भी कैच इट, डैमेज कम होती है। तो जितनी जल्दी पता चलेगा उतना बेटर। सो गो फॉर रेगुलर फिजिकल्स, रेगुलर टाइमली चेकअप्स विद योर डॉक्टर। स्ट्रेस, आई नो आप सब ग्रुप्स कर रहे हैं, बट ये सिर्फ आप पे ही लागू नहीं होता, आपकी फैमिली पे भी ये चीज अप्लाई होती है कि स्पेशली जब हमें पता है कि हार्ट डिजीज इज नॉट लिमिटेड टू older seniors, right? So stress can cause can contribute to heart diseases. ये नहीं कहूंगी कि स्ट्रेस की वजह से हार्ट डिजीज होता है, लेकिन यस, स्ट्रेस उसमें अपना एक हिस्सा डालती है किसी भी डिजीज की डेवलपमेंट में, राइट? अगेन स्मोकिंग में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अगर आप स्मोक करते हैं देन रिड्यूस इट, reduce your alcohol use, right? Maintain a healthy lifestyle, and most important, especially हमारे seniors के लिए, stick to your medication regimen. जो आपके डॉक्टर ने आपको दवाई लेने के लिए बोला है, take it, जैसे बोला है वैसे ही लेनी है। अगर उसने बोला है कि सुबह और शाम लेनी है तो सुबह और शाम ही लेनी है, रात को 2 गोलियां इकट्ठी नहीं लेनी, सुबह 2 गोली इकट्ठी नहीं लेनी। ये नहीं है कि एक दिन सुबह ले ली एक दिन शाम को, नहीं, अगर सुबह और शाम बोला तो सुबह और शाम को लेनी है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है खुद दवाई कभी बंद नहीं करनी। गो बैक टू योर डॉक्टर, चाहे अपॉइंटमेंट आपकी 6 महीने की बात की है, कॉल हिम, उसको फोन करो, उसको फोन करके बताओ कि प्रॉब्लम आ रही है, राइट? बट खुद डू नॉट स्टॉप योर मेडिकेशंस, डू नॉट रिड्यूस टेकिंग। जैसे मैंने आपको पहले बोला था, टिप्स टू गेट एक्टिव,
ये कनाडा पब्लिक हेल्थ एजेंसी कनाडा की जो है उसकी तरफ से रिसर्च बेस्ड गाइडलाइंस हैं कुछ। उन्होंने भी यही कहा है कि 2.5 आवर्स अ वीक, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, एक दिन में आधा घंटा, उसको 10-10 मिनट में ब्रेक कर लो 3 बार, उसको 5 मिनट के बाउट्स में ब्रेक कर लो, बट डू इट। अगर आज से नहीं शुरू हो रहा कि नहीं उसी मुझसे नहीं 2.5 घंटे हो रहे इस हफ्ते, मैं नहीं कर सकती, ठीक है, आधे घंटे से शुरू कर लो, 1 घंटे से शुरू कर लो, स्टार्ट इट। धीरे धीरे उसको बढ़ा लीजिएगा, बट स्टार्ट समथिंग, राइट। मेरा एक क्वेश्चन है जी, अगर डॉक्टर बिना पूछे टेटनस का इंजेक्शन लगा दे, आपकी बॉडी पर क्या इफेक्ट होते हैं? सो टेटनस एक एक्चुअली इम्यूनाइजेशन है, राइट। टेटनस का इंजेक्शन जो होता है उसका बूस्टर हर 10 साल बाद लगता है ऑन एवरेज। और अगर पहले लगा दे तो व्हाट रिएक्शन? उसका कोई रिएक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे टेटनस लाइक लास्ट लगा था जब 2017 में, बट 19 में मुझे दोबारा लगाना पड़ा था बिकॉज कट लग गया था। सो टेटनस कोई भी इम्यूनाइजेशन का जो होता है, कोई भी वैक्सीन जो होती है, उसमें होता ये है कि हम बहुत वीकेंड या डेड माइक्रोब्स उसको बोलते हैं कि वो कुछ नहीं करते, राइट। टेटनस के इंजेक्शन में जो भी है, अगर आपकी इम्यूनाइजेशन लग रही है तो उसमें होता कुछ नहीं है, वो आपको सिर्फ एक बॉडी को हम उस चीज के लाइक वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट, बैक्टीरिया। लेकिन वो बैक्टीरिया खुद नहीं कर सकता, क्योंकि या तो वो अधमरा हुआ है या मरा हुआ, लेकिन आपकी बॉडी उसको थ्रेट परसीव करती है और वो खुद के एंटीबायोटिक्स बनाती है, उसके लिए एंटीबॉडीज क्रिएट करती है, खुद का एक डिफेंस बनाती है। तो अगर आपको कोई इम्यूनाइजेशन मिल रही है, वो इम्यूनाइजेशन आपकी बॉडी में जाके कुछ कर नहीं रही थी, कोई केमिकल नहीं बना रही, वो आपकी बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम बूस्ट कर रही है, राइट। लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि नहीं इस डॉक्टर ने मुझे बहुत जल्दी इंजेक्शन लगा दिया, मुझे तो अभी पिछले हफ्ते लगा था या अभी पिछले महीने ही लगा था, देन आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं कि वाज देयर अ स्पेसिफिक रीजन, राइट, कि क्या कोई खास कारण था जिसकी वजह से उसने आपको ये इम्यूनिटी बूस्टर या ये वैक्सीन ही दी है, राइट। क्योंकि आई थिंक जब मुझे लास्ट टाइम कट लगा था मेटल के साथ, तब जो टेटनस शॉट्स तब भी दिए जाते हैं। आई थिंक मुझे इम्यूनाइजेशन लगी थी आफ्टर 2 years, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पहले लग चुका था। दे सेड कि दैट्स ओके, उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं था इन माय केस। दे वर लाइक दैट्स जस्ट टू बूस्ट योर इम्यूनिटी, क्योंकि आपका थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो चुका है, यू आर गोइंग बैक टू वर्क। एंड मेरा केस थोड़ा डिफरेंट था, बट यस अगेन कुछ एंटी टेटनस भी होता है कि आपको ऑलरेडी मेटल से कट लग गया, तब हम इम्यूनिटी नहीं देते, तब हम आपको टेटनस का इंजेक्शन वो वाला देते हैं जिससे कि आपकी इन्फेक्शन कंट्रोल में आ सके, एंटीबॉडीज देते हैं तब हम। इट तो डिपेंड करता है कि आपको टेटनस शॉट कौन सा बात कर रहे हैं, वैक्सीन बात कर रहे हैं कि दूसरा बात कर रहे हैं या समथिंग। ओके, यस अगर आपके कोई स्पेसिफिक उसका इफेक्ट ऐसा हुआ था मेरी बॉडी पर कि वो लाल लाल हो गई है बॉडी का तब से। इंजेक्शन साइट पे लाल हुई है, फुल बॉडी डिपेंड्स। द आर्म्स यू नो। The arms. Okay, it could be a reaction. Hard to say. देखे बिना कहना बहुत मुश्किल है कि एक्चुअली में क्या है प्रॉब्लम। आप अपने डॉक्टर के पास वापस गए थे उसके बाद? did you ask him? हाँ जी, उसके पास कोई आंसर नहीं है। उन्होंने कुछ तो कहा होगा, कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं कहा। अब मेरा 1 मार्च को हॉस्पिटल टोबिको हॉस्पिटल के डॉक्टर ने घर में फोन करेंगे वो, एंड ही विल टेल मी ऑल अबाउट इट। सो ईटोबी को डॉक्टर्स क्यों, आपके फैमिली डॉक्टर ने रेकमेंड किया था? हाँ जी। या सो सी अगर उनको नहीं पता, राइट, यही होता है हमारे हेल्थ केयर में, क्योंकि हमें कई बार सब चीजों के आंसर नहीं पता होते हैं, डिपेंडिंग हमारा फील्ड ऑफ वर्क क्या है। सो मे बी आपकी जो भी कंडीशन है डॉक्टर ने शायद वो नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहे, दैट इज व्हाई दे सेंट यू टू ईटोबी, राइट। हो सकता है उसका टेटनस के साथ रिलेशन हो सकता है कि ना हो सकता है ये कोई अलग ही चीज हो, यू डोंट नो। मेरी सजेशन यही होगी कि आपकी जब अपॉइंटमेंट होगी आप अपने क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा जाने से पहले, जो आपके क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में, ताकि आप जाके ना भूल जाएं, एंड आस्क द डॉक्टर्स। कई बार होता है कि वो आपको राइट अवे आंसर्स नहीं देते, क्योंकि ब्लड टेस्ट करने होते हैं, टेस्ट रिपोर्ट्स देखनी होती हैं, बट इफ दे नो कि आपके क्वेश्चंस क्या हैं, दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू आंसर, राइट। जब टेस्ट करते हैं तो कहते हैं प्लेटलेट्स लो हो गई है, व्हाट डज दैट मीन?
प्लेटलेट्स एक्चुअली ब्लड सेल्स होते हैं, जैसे हमारा जो खून है उसमें कई कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, इसी तरीके से उसमें प्लेटलेट्स भी एक कंपोनेंट है। अगर प्लेटलेट्स कभी कम हो जाए तो आपका जो खून का क्लॉटिंग फैक्टर पे इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। इट कैन टेल, जैसे इंडिया में होता है कि अगर किसी को कोई स्पेसिफिक इन्फेक्शन हुई हो या मलेरिया या ऐसा कुछ, उसमें भी प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। प्लेटलेट्स में ये होता है कि अगर आपके प्लेटलेट काउंट कम हो जाए तो अगर आपको कहीं चोट लगती है तो खून को बंद होने का जो टाइम है वो बढ़ जाता है, आपका जो क्लॉटिंग है उसका टाइम बढ़ जाता है। दैट इज वन ऑफ द मेजर इफेक्ट्स ऑफ अ लो प्लेटलेट काउंट। अभी क्यों है, why that happened to you is a question best answered by a doctor. Right. Thank you. Thank you. Again, आगे बढ़ते हुए tips to get active, सेम चीज है। इसमें डिफाइन किया उन्होंने कि मॉडरेट एरोबिक एक्टिविटी इसको बोलते हैं। इनके हिसाब से मॉडरेट एक्टिविटी जैसे वॉकिंग क्विकली, मैंने बोला था कि आपकी बॉडी को पता चलना चाहिए। कैसे पता चलेगा कि बॉडी को पता चल रहा है कि आप बात कर सकते हो, राइट। थोड़ी थोड़ी सांस जो है आपकी फूल रही है, ये नहीं कि बड़े आराम से सांस ले, हल्का सा उसमें चेंज आया, लेकिन आप गा नहीं सकते, मतलब इतना सा सांस फूल रहा है, लेकिन आप बात आराम से कर सकते हो, बात करने में दिक्कत नहीं है। अगेन एक्सरसाइज कीजिए, यस, चेक विद योर डॉक्टर वंस, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि नहीं सांस और फूल सकती है, लेकिन डिपेंड्स, अगर आपको कोई एस्थमा की प्रॉब्लम है उसमें ध्यान देने वाली बात होती है कि आप कितनी एक्टिविटी कर रहे हैं, राइट। बिकॉज लेकिन किसी भी पॉइंट पे जाके अगर आपकी चेस्ट में पेन शुरू हो जाती है, राइट, चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं, आपकी सांस फूल रही है, आप सांस लेने में दिक्कत आ रही है, इन दोज कंडीशंस come to the hospital. If you are feeling okay, पहले तो पैनिक नहीं करना उस कंडीशन में कभी भी कि मुझे सांस नहीं आ रही, लोग अक्सर पैनिक कर जाते हैं। नो, अगर आपके आसपास कोई है, let them know कि क्या हो रहा है, and या तो खुद you can call 911, ask them to call 911, come to the hospital, get it checked. कभी भी चेस्ट पेन को कभी इग्नोर नहीं करना, never ignore chest pain and shortness of breath, right? हम बोलते हैं कि ठीक है, अभी मेरे कुछ पर्सनल नोन थे जिनको लाइक जब वो चलते थे उनकी सांस बहुत फूल रही थी और उनके ना जो चेस्ट एरिया में दर्द रह रहा था 2-3 दिनों से। उन्होंने हम में से किसी को नहीं बताया, हालांकि हम सभी फैमिली में, फैमिली फ्रेंड्स के भी आगे फैमिली फ्रेंड्स, सभी मेडिकल फील्ड में, किसी को नहीं बताया कि चेस्ट में दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि इतना दर्द नहीं था पर बहुत ज्यादा दर्द नहीं हो रहा था कि मुझसे काम नहीं हो रहा है या मुझसे बैठा नहीं जा रहा, बट दर्द था थोड़ा सा। निकला क्या कि उनकी एक्चुअली कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई थी और उनके हार्ट के मसल जो है वो खत्म हो रहे थे। यू डोंट वांट दैट, राइट। उनका काफी फिर लंबा प्रोसीजर चला था। यू हैव अ चेस्ट पेन, चाहे कुछ नहीं निकला, बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, गो टू द हॉस्पिटल इमरजेंसी। मैं फैमिली डॉक्टर के पास जाने के लिए नहीं बोल रही, मैं हॉस्पिटल इमरजेंसी आने के लिए बोल रही हूँ चेस्ट पेन की केसेस में। नेवर इग्नोर दैट। Like I said, commonly asked questions. एक commonly asked questions है कि हमने gender की बात की थी. Do men and women have same symptoms when they have a heart problem? For example, in a heart attack. हमने सबने सुना है classic signs of heart attack, chest pain, pain in the arm, shortness of breath. ये सारे signs हम सबने सुने हुए, right? कुछ केसेस में, स्पेशली फीमेल्स में, होता क्या है कि उनको चेस्ट पेन नहीं होती, बट एक अजीब सी हार्ट बर्न होती है उनके केस में, राइट। जैसे कि एसिडिटी हो रही है जो ठीक ही नहीं हो रही, राइट। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत फटीग फील कर रहे हैं और आपकी जो, अगर मान लीजिए आपकी एसिडिटी हुई, ये नहीं कि हर एसिडिटी में ER पहुंच जाना है, नो। अगर हल्की सी एसिडिटी हुई, आपने स्प्राइट ले लिया या आपने एंटासिड ले लिया, लेट्स से अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है डे टू डे बेसिस पे एंड उससे कुछ नहीं हुआ, अगर डॉक्टर चेक, अगर रात का टाइम है एंड देन उसके साथ साथ आपको लग रहा है कि यू आर फीलिंग वीक, आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो रही है, कम टू द ER बिकॉज दैट कैन बी अ साइन ऑफ हार्ट अटैक इन फीमेल्स। मैं ये नहीं बोल रही कि हर एसिडिटी का साइन हार्ट अटैक है, बट इट कैन मैनिफेस्ट, बी वेयर कि आपको डेली डे टू डे लाइफ में कितनी एसिडिटी की प्रॉब्लम है, राइट। अगर अभी कोई ऐसा इंसान है जिसको एसिडिटी का कोई लेना देना ही नहीं है, उसने कुछ नहीं खाया ऐसा जिसकी वजह से उसको एसिडिटी हुई, बट ऑल ऑफ अ सडन उसको बहुत एसिडिटी हो रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा, उसकी सांस भी फूल रही है,
I would rather take that person to the emergency. अगर कुछ ना निकले, best case scenario, but it could be something more, right? उसके बाद हमने cholesterol की बात की थी. We talked about cholesterol. Now, how does cholesterol affect your heart? Is that it can cause blockage in your blood vessels. It can increase your risk of heart disease, right? ये क्या करता है कि आप fatty deposits शुरू कर देता है आपकी blood vessels में. हमने पहले डायग्राम देखा था जो blood vessels का डायग्राम था. Same thing. जैसे जैसे ये deposits बढ़ती जाती हैं आपके heart में, आपकी arteries में, वैसे वैसे जो है आपकी blood supply पे इसका negative impact पड़ता है. Ultimately, अगर वो कभी टूट जाए, right? जो वो पर्थ है, अगर उसमें से कभी टूट के कोई हिस्सा निकल गया वहां से, तो वो हिस्सा कहाँ है? वो है तो अभी भी blood vessels में, तो वो कहीं और जाके ब्लॉकेज कर सकता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है उसकी वजह से, राइट? क्योंकि होना कुछ नहीं है, किसी भी वजह से सप्लाई बंद, ऑक्सीजन नहीं मिली, मरना शुरू हो गया, वो खत्म हो रहा है सेल, जैसे जैसे मरना शुरू हो गया प्रॉब्लम शुरू हो गई, ब्रेन में खत्म होना शुरू हो गया स्ट्रोक, हार्ट में खत्म होना शुरू हो गया हार्ट अटैक, किडनी में पहुंच गया किडनी प्रॉब्लम, लिवर में पहुंच गया लिवर की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी. एनीवेयर इट गेट्स इम्पीडेड इट इज गोना इम्पैक्टेड. इसके अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? इज दैट इट हैज ऑलमोस्ट नो सिम्टम्स. जैसे कि अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो कुछ लोगों को हेडेक शुरू हो जाता है, उनको नॉजिया भी होता है. हाई कोलेस्ट्रॉल में ऐसा नहीं होता. हाई कोलेस्ट्रॉल तब पता चलता है जब हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है या कोई और प्रॉब्लम आता है. अदरवाइज हाई कोलेस्ट्रॉल के कोई ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स नहीं होते. एंड नॉट ऑल कोलेस्ट्रॉल इज बैड, राइट? हमारे पास कई डिफरेंट तरीके के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, लेकिन सबसे कॉमन होता है हाई डेंसिटी HDL या लो डेंसिटी. जो लो डेंसिटी होता है उसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं. तो बेसिकली आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट करता है, पर ये जो है ये एक ऐसा कोलेस्ट्रॉल है जो आपकी नसों में जमना शुरू हो जाता है. दैट इज द ओनली बैड कोलेस्ट्रॉल. बट हाई डेंसिटी भी होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है हमारी बॉडी में, जो ये बैड वाले को उठा के लिवर में लेके जाता है. कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, बट यस, सारा कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं होता. अगर आपका लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल हाई है, जो आपका डॉक्टर आपके ब्लड टेस्ट करेगा. जैसे कि अगर हम नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं तो ऑन एवरेज हर 5 साल जो रेकमेंडेड होता है कि एवरी 5 years यू गेट टेस्टेड फॉर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स. अगर आपकी एक सर्टेन एज कैटेगरी में है, इफ यू आर 65 एंड ओवर, देन दे डू इट ऑलमोस्ट, दे रेकमेंड डूइंग इट एवरी ईयर, बट डिपेंड्स केस टू केस. अगर आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स नॉर्मल हैं तो डॉक्टर माइट से कि ओके we'll do next year, we'll do maybe year after. I think we have somebody raising their hand. Lalita ji, you raised your hand. So मेरा एक क्वेश्चन है कि कोलेस्ट्रॉल में एक होता है ट्राइग्लिसराइड, तो वो मतलब क्या होता है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है? कहीं लास्ट टाइम मेरा वो थोड़ा बड़ा हुआ था. So ट्राइग्लिसराइड भी एक तरीके से फैट है ब्लड में, राइट? इसका जो प्रोसेस है दैट्स डिफरेंट, बट यस, इफ यू हैव अ हायर देन नॉर्मल ट्राइग्लिसराइड लेवल, रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज इंक्रीज. अगर आपका लो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है एंड योर ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा है, क्योंकि होता क्या है कि आर्टरीज को बंद होने के लिए एक फैटी डिपॉजिट चाहिए. यू हैव हाई ट्राइग्लिसराइड्स, यू हैव हाई रिस्क फॉर दोस फैटी डिपॉजिट्स, हाई रिस्क फॉर हार्ट डिजीजेस. अगेन, सिर्फ हाई ट्राइग्लिसराइड होने का मतलब ये नहीं है कि आपको हार्ट डिजीज होगा. नो, केस डिपेंड करता है. इफ यू आर अदरवाइज फेयरली हेल्दी, योर डॉक्टर माइट डू मोर टेस्ट्स, योर डॉक्टर माइट सजेस्ट रूटीन चेकअप्स, राइट? उस नजर रखने के लिए वो आपको डाइट रिकमेंडेशंस देंगे कि आप अपने डाइट में जैसे कि फैट कम कर दीजिए, आप और वेजिटेबल्स खाइए, आप एक्सरसाइज बढ़ा दीजिए. दैट कैन हेल्प यू लोअर योर कोलेस्ट्रॉल्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स. ओके, सो मेन चीज जब हम ये करवाते हैं लिपिड, तो मेन जो है क्या देखना चाहिए कि हमने LDL देखना है, HDL देखना है, ट्राइग्लिसराइड? एक्चुअली हम सब कुछ देखते हैं. हम ऐसा नहीं है कि जैसे अगर हम आपका ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, अगर हम एक CBC टेस्ट बोलते हैं, अगर वो टेस्ट कर रहे हैं तो ये नहीं है कि मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि आपके पास जो है आपका WBC काउंट कितना है या आपके प्लेटलेट कितने हैं. नहीं, आपका डॉक्टर है, ही विल रिव्यू एवरीथिंग, राइट? एंड अगर उसको कोई लगता है कि कोई कंसर्न है, he will tell you, right? You can always request your blood test results. आप हमेशा अपने डॉक्टर्स को बोल सकते हो कि जब भी मेरा टेस्ट रिजल्ट I want a detailed report, मुझे समझना है कि क्या हो रहा है, and they would tell you. Okay? So ask them. उनसे पूछिए कि
मुझे जानना है कि मेरा टेस्ट रिजल्ट कैसे है, वो आपको मना नहीं कर सकते, वो बताएंगे आपको कि क्या प्रॉब्लम है। एंड अगर कभी ऐसा है कि आपका थोड़ा सा ज्यादा है एंड यूर थिंकिंग, क्योंकि होता क्या है कि में होती है, राइट? कुछ में ऐसा होता है कि जैसे हमारे पास ब्लड प्रेशर का एग्जांपल लेती हूँ, कुछ लोग हमारे पास हॉस्पिटल में आते हैं, उनका ब्लड प्रेशर जो होता है 140/85, 92 ऐसा होता है, राइट? नॉर्मली देखा जाए तो दैट इज ऑन हाइपरटेंशन, राइट? बट वो उस इंसान के लिए नॉर्मल है बिकॉज वो ऑलरेडी उनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है और ऊपर से वो थोड़े से एंशियस हैं, थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट हैं बिकॉज वो हॉस्पिटल में है। तो हम उस पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते बिकॉज वी नो कि इसकी वजह क्या है एंड वी नो कि इसका कोई इमिनेंट खतरा नहीं है उनके। प्रेशर हल्का सा वेरी कर रहा है, यू नो, वी कैन मॉनिटर इट, यस हम उसको मॉनिटर करेंगे, विल लुक एट। सेम चीज अगर आपकी ब्लड टेस्ट में कोई भी ऐसी चीज अप या डाउन आती है, योर डॉक्टर विल लुक एट इट, राइट? तभी डॉक्टर एक सेकंड अपॉइंटमेंट्स आमतौर पे करते हैं टू गो रिजल्ट्स। Ask your doctor questions. Okay, thank you. Thank you so much. Next question, no problem. Next question है cholesterol lowering drugs, जो हम बात करते हैं statins, atorvastatin, Crestor, जिसको आप कई लोगों ने नाम सुना होगा। So वो जो है that is a lowering drug. अभी कुछ लोग ये सोचते हैं कि ठीक है मुझे ऑलरेडी हार्ट अटैक आ चुका है, मैं अभी अपने खाने का ध्यान रख रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले बोला था, डू नॉट स्टॉप एनी मेडिकेशन। अगर आपको कभी हार्ट अटैक आता है, मोस्ट लाइकली आपका डॉक्टर आपको एक स्टैटिन ड्रग पे शुरू करेगा ताकि आपका जो रिस्क है फॉर अ सेकंड रिपीट हार्ट अटैक, राइट, या सेकंड थर्ड फोर्थ रिपीट हार्ट अटैक्स लोअर्स, राइट, वो कम हो जाए। तो आपको वो स्टैटिन करते क्या है, कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, जो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल या जो भी कोलेस्ट्रॉल प्लाक की फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है किसी भी तरीके से, बेसिकली दैट विल लोअर द कोलेस्ट्रॉल। अगेन ये डॉक्टर आपके ब्लड टेस्ट के बेसिस की यू नो यू हैड अ हार्ट अटैक, एंड कुछ केसेस में इवन इफ यू हैव नॉट हैड अ हार्ट अटैक बट योर कोलेस्ट्रॉल्स आर हाई इनफ, आपका डॉक्टर इस पे डाल सकता है। इफ यू सडनली फील कि नहीं अभी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी बॉडी बहुत हेल्दी है, मैं बहुत अच्छे से खाना खा रही हूँ, मैं एक्सरसाइज भी करने जा रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब कुछ फॉलो कर रही हूँ, आई डोंट वांट टू टेक इट, टॉक टू योर डॉक्टर। खुद बंद नहीं करना, बिकॉज एकदम से जब आप कोई भी मेडिकेशन बंद कर दे, सिर्फ स्टार्टिंग ही, आपका जो भी जिस भी वजह से आप वो मेडिकेशन दे रहे थे, राइट, जिस भी चीज को प्रिवेंट करने के लिए वो मेडिकेशन आप यूज कर रहे थे उस टाइम पे, अगर अब्रप्टली आप उसको स्टॉप कर देते हैं, आप डॉक्टर के साथ फॉलोअप नहीं करते, तो उसी प्रॉब्लम का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। सो इफ यू सडनली स्टॉप टेकिंग देयर यू नो योर मेडिकेशन, स्पेशली स्टार्टर्स में क्या होता है, लोग आमतौर पे कहते हैं कि इसका जो है कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है मुझे, या कुछ लोग बोलते हैं कि भी मुझे ज्यादा मेडिकेशन लेना नहीं पसंद, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं बहुत सारी मेडिकेशन बिना बात के लाऊं, या कुछ लोग कहते हैं कि यू नो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं मुझे इसके, राइट। सो उस कंडीशंस में टॉक टू योर डॉक्टर, बिकॉज कई बार क्या होता है कि साइड इफेक्ट क्या हो रहा है कि जैसे ब्लड प्रेशर मेडिकेशन का साइड इफेक्ट कई बार होता है कि उनको डिजीनेस होती है, या उनको थकावट रहती है, या उनको जब खड़े होते हैं तो डिजीनेस हो सकती है। उस साइड इफेक्ट के कंपैरिजन आपको स्ट्रोक हो, हार्ट अटैक हो, यू नो आप देख सकते हो कि एक कहाँ पे साइड इफेक्ट ये है कि आप जल्दी से खड़े होके तो आपको चक्कर आ रहे हैं ब्लड प्रेशर पे जो मेडिकेशन दे रहे हो। दूसरा, अगर आप उसको स्टॉप कर देते हो तो उसका इफेक्ट क्या हो रहा है कि यू हैव हायर रिस्क ऑफ गेटिंग स्ट्रोक, हार्ट अटैक्स, लंग डिजीज, किडनी डिजीज, हार्ट डिजीजेस, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। कौन सा आप क्या चाहते हो कि हल्का सा चक्कर, क्योंकि उसका क्या है कि आप हम ये बोलते हैं कि धीरे धीरे अपनी पोजीशन चेंज कीजिए, आपकी डिजीनेस कम हो जाएगी, पानी की इनटेक प्रॉपर रखिए, आपकी डिजीनेस कम हो जाएगी, आपकी मेडिकेशन की डोज एडजस्ट कर सकते हैं। हार्ट अटैक से तो कहीं बेटर है, राइट। सो इफ यू हैव एनी कंसर्न्स रिगार्डिंग योर मेडिकेशन, आपको लग रहा है कि ये मेडिकेशन ढंग से काम नहीं कर रही, या आई डोंट नीड इट, टॉक टू योर डॉक्टर बट डोंट स्टॉप इट, अपने आप तो कभी भी नहीं, राइट। अगेन आप सबने जो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, इज ऑल कोलेस्ट्रॉल बैड, मैं जैसे आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सिर्फ लो या हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। जब हम लिपिड प्रोफाइल करते हैं, कई तरीके के लिपोप्रोटीन्स पे ध्यान देते हैं, कोलेस्ट्रॉल पे ध्यान देते हैं, बट यस अगर आपका लो डेंसिटी ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, आपका रिस्क बढ़ जाता है,
अगेन अगर आप हाई कोलेस्ट्रॉल फूड्स खा रहे हैं, सैचुरेटेड फैट्स वगैरह खा रहे हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं एनर्जी पूरी यूज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एंड अगर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बटर हर रोज खाना शुरू कर दूं तो उससे मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं अपनी एनर्जी बाहर निकाल रही हूँ। नॉट रियली, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बेसिस पे, यस, बट ऑन एवरेज इफ यू आर टेकिंग हाई कोलेस्ट्रॉल फूड्स, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांस उतने ही ज्यादा रहेंगे। एंड बट यस, अगर आप हेल्दी फूड चॉइसेस ले रहे हैं, यू आर एक्टिव, आप स्मोकिंग नहीं कर रहे, आप अपने फैमिली डॉक्टर के साथ रेगुलर चेकअप्स पे जा रहे हैं, आपके रेगुलर टेस्ट आप ध्यान दे रहे हैं उन चीजों पे, तो यस यू कैन एक्चुअली इवन लोअर योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। ऐसा नहीं है कि अगर एक बार बढ़ गया तो हमेशा बढ़ा ही रहेगा, धीरे धीरे उसको कम किया जा सकता है। डिपेंड्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कितना टाइम लग रहा है, कितना कम किया जा सकता है, बट यस ये नहीं है कि एक बार बढ़ गया तो बस वही है। और कई लोग बोलते हैं कि क्या मुझे एक्चुअली में मेडिकेशन लेने की जरूरत भी है अगर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है मेरे पास, राइट? क्या मैं अगर सिर्फ खाने पीने पे ध्यान दे लूं तो उसके साथ सिर्फ कोलेस्ट्रॉल नहीं ठीक हो सकता है कुछ लोगों में, बट कुछ लोगों को स्टिल मेडिकेशन की जरूरत पड़ सकती है। सो इफ यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, आप खाना भी खा रहे हो, आप मेडिकेशन भी टाइम पे ले रहे हो अपनी बाकी की, और आप स्मोक नहीं करते, आप ड्रिंक नहीं करते, आप जो है आपकी फैमिली हिस्ट्री आपको पता, आप डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन फिर भी आपको स्टैटिन लेने की जरूरत पड़ी है, दैट मीन्स कि आपके केस में यू स्टिल हैव अ हाई रिस्क। मे बी आपकी फैमिली हिस्ट्री में ज्यादा रिस्क है, मे बी आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो इस तरीके से है दैट यू नीड इट। सो ऐसा केस भी हो सकता है दैट यू स्टिल माइट नीड मेडिकेशंस इवन दो यू आर डूइंग एवरीथिंग। yes, raise your hand. Yeah, so I have a question. मेरा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो हाई है, मैं मेडिसिन अभी नहीं ले रही, मैं हमेशा डॉक्टर से जाके कह के आती हूँ कि मैं अपनी डाइट ठीक कर लूंगी, अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लूंगी। तो अभी काफी अरसे बाद उन्होंने किया तो इट्स स्टिल हाई, तो मैंने कहा देखिए उससे ज्यादा तो नहीं हुआ ना, वही है कोविड गुजारने के बावजूद, इतना कुछ खाने पीने और लाइफस्टाइल चेंज होने के बावजूद। तो मैं उन लोगों में से हूँ जो कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी लाइफस्टाइल और डाइट से ठीक करूं। तो मुझे ये है कि वो बढ़ नहीं रहा, बट वो कहते हैं इट्स ऑलरेडी 7.2। उन्होंने कहा कि यू शुड स्टार्ट दिस वन। तो मेरी फैमिली में है, मेरे मदर और भाई सब मेडिसिन ले रहे हैं, तो उनके साइड इफेक्ट बहुत है। वो हर वक्त उनसे यही सुनती रहती हूँ कि बहुत थकान होती है, बहुत जिस्म टूटता है। सो आई एम जस्ट अवॉइडिंग कि मैं थोड़ा सा अपने आप को और ट्राई करती हूँ। इफ यू वांट, अगर जब आप अपने डॉक्टर से बात करोगे, राइट, अगेन आई कांट से कि नहीं यू नीड द मेडिकेशन राइट अवे, बिकॉज मैंने आपके सारे बाकी ब्लड टेस्ट नहीं देखे, यू जस्ट टोल्ड मी लिपिड प्रोफाइल, राइट? एंड इसके अलावा आपने यू मेंशन फैमिली हिस्ट्री, यस यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव लाइफस्टाइल, आर यू रियली इम्प्रूविंग इट? क्या एक्चुअली आपने कुछ किया उसका? सो इवन वो बढ़ा नहीं है अगर, बट वो ऑलरेडी ऐसे लेवल पे, ये वही बात होगी जो डायबिटीज में जब हम सुनते हैं ना कि किसी की शुगर है, उनका चेक करें कि रोज 7-8 नहीं, अभी तो नहीं रही, 10 तो नहीं आई, 7 और 8 ही है, बट वो 7 और 8 भी तो आपकी बॉडी को डैमेज कर रही है, राइट? पहले 4 दिन जब आप डॉक्टर से आती है ना रिपोर्ट, 4 दिन में बहुत रूटीन ठीक कर लेती है। That's the thing. And कई बार उसके बावजूद भी, लाइफस्टाइल के बावजूद भी जो है you still have high cholesterol. And okay, इसको इस तरीके से सोचिए कि ठीक है, आपने साइड इफेक्ट्स सुन लिए, थकावट, आपने साइड इफेक्ट्स सुन लिए कि आपकी एनर्जी कम हो जाती है, बट क्या वो ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं that cannot be dealt with? या अगर आप अपनी थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दें, थोड़ा और अपने खाने, क्योंकि नेचुरली अगर आप टायर्ड रहेंगे तो आप ध्यान देंगे अपनी हेल्थ पे, you will remain more active, you will try to be more engaged. Is it such a side effect that cannot be dealt with compared to what is going to happen if you don't take medication? Yeah. You continue with your lifestyle, you continue with your risk factors, what is going to happen? That is the question. That's the question, yes. That again, healthcare में
जैसे हम होता है ना कि बहुत साल पहले जो डॉक्टर ने बोल दिया हमने वही कर लिया, उन्होंने कहा दवाई ले लो, हमने ले ली, उन्होंने घर चले जाओ, चले गए, उन्होंने कहा वापस आ जाओ, वापस आ गए, राइट, उन्होंने कोई भी दवाई लेके दे दी, हमने वो ले ली। अभी ऐसा नहीं, हेल्थ केयर में वी रेकमेंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। हम आपको बता सकते हैं कि आपको कौन सी दवाई चाहिए और रेकमेंडेशंस क्या है, आपके रिस्क क्या है अगर आप दवाई ले रहे हैं, और आपकी कॉन्सिक्वेंस क्या है अगर आपको दवाई नहीं लेना चाहते तो। बट हम कभी भी आपका डिसीजन आपके लिए नहीं बनाएंगे। मैं अभी अवेयरनेस वीडियो कर रही हूँ, यस आई एम टॉकिंग, आई एम टेलिंग, बट आई वुड नेवर से डू दिस और डू दैट, राइट, दैट इज योर डिसीजन। सो अगेन आपका डॉक्टर भी बेचारा कुछ नहीं कर सकता। I know. So you will have to think about it ki if I do this what is going to happen, and if I don't, right? Yeah. That's called informed decision making. Think about it. Again, populations में already high risk है. हमने बात की prevent करने के लिए heart diseases and signs something may be wrong. कई heart diseases जैसे blood pressure है उसको हम silent killer बोलते हैं, because a lot of times what happens is you never know that your blood pressure is already high, right? क्योंकि उसके signs and symptoms काफी late तक नहीं मिलते, कई बार तो उस position पे भी नहीं मिलते, right? So that is why it's very important that you know your blood pressure, you know your numbers, right? I won't say just blood pressure, you know your heart rate, you know your blood pressure, you know, right, your height and weight as well. कि अगर कोई अगर कोई बाई चांस कभी हॉस्पिटल में आप एडमिट हो, पहला क्वेश्चन हमारा होता है कि क्या आपको अपना हाइट एंड वेट पता है, नहीं पता तो विल टेक इट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक वी हैव अनदर क्वेश्चन। अभी क्वेश्चंस के लिए आई एम ओपनिंग बिकॉज इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इट्स रेपिटेशन, सो इट्स ओपन टू क्वेश्चंस फॉर एवरीवन। यस, मैं अमरजीत बात कर रही हूँ। मेरा क्वेश्चन है डायबिटीज के बारे में ही, राइट? मैंने भी उज़मा की तरह काफी कंट्रोल पे रही फॉर समहाउ अभी मैं मेडिकेशन पे हूँ 3-4 साल से, राइट? कंट्रोल में थी, कुछ डाइट की वजह से, एक्सरसाइज, एवरीथिंग इज फाइन। जब से मुझे लास्ट ईयर से कोविड हुआ है ना, कोविड के बाद मेरी बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट हो रही है, राइट? कभी मॉर्निंग में 7 आती है, कभी 10 पे चली जाती है, जबकि मैं खाना भी सही खा रही हूँ, है ना, एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, सब सही कर रही हूँ। सो क्या प्रॉब्लम है? सो इसका आंसर देना मेरे लिए भी मुश्किल है, बिकॉज कोविड, जैसे मैंने पहले बात की थी, हम देख रहे हैं कि कोविड की वजह से स्पेशली जिन लोगों में डायबिटीज है, हार्ट डिजीजेस ऑलरेडी है, इसका हम डिफरेंट लोगों में डिफरेंट इफेक्ट दे रहे हैं। बट यस, कोविड-19 डेफिनेटली हैज एन इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी। बहुत लोगों में, आप अकेले नहीं है इसमें, मैंने और भी बहुत लोग ऐसे देखे हैं जिनकी शुगर्स जो है फ्लक्चुएट कर रही हैं आफ्टर कोविड, स्पेशली इफ दे रिसेंटली हैड अबाउट। तो यस, इट कैन। आई वुड सजेस्ट कि एक बार आप अपने डॉक्टर के साथ लीजिए एंड मेक अ डायरी। अगर आप अपने डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बना रहे हैं, मेक अ डायरी, राइट ऑन इट कि what is happening, what are you eating, कितना सो रहे हो, कब, जब भी आप अपनी शुगर चेक कर रहे हो, राइट? 2 तरीके की शुगर होती है, फास्टिंग, रैंडम, और एक आफ्टर मील्स शुगर चेक होती है, राइट? अब से बात कर सकते हैं, इफ योर फैमिली डॉक्टर कैन टेल यू व्हाट्स गोइंग ऑन। तो डायबिटीज में क्या होता है कि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होते हैं, डायबिटीज क्लिनिक्स होती हैं, आपको वो रेकमेंड कर सकते हैं, बिकॉज इट विल रियली टेक समबडी टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन। डॉक्टर तो हर बार यही बोलता है कि पहले मेटफॉर्मिन लेती थी मैं अकेली, राइट? तो अभी उसने मुझे जिनोविया ऐड कर दिया। तो जिनोविया जो 50 ml छोटी वाली है जो है ना, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं वो भी लेती हूँ। अच्छा, अगर मैं जिनोविया भी लेती हूँ, मेटफॉर्मिन भी लेती हूँ, फिर भी वैसी रहती है, फिर अगर जिनोविया ना भी लूं तब भी मेटफॉर्मिन के साथ भी वैसी रहती है। तो फिर मैं कभी यही इस बात सोचती हूँ कि अगर दवाई फिर कम ही लो तो फिर ज्यादा दवाई लेने का क्या फायदा, अगर जिनोविया के साथ कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, राइट? क्योंकि सेम लेवल आता है मॉर्निंग को।
So like depends, right? जो सीताग्लुप्तनिया जुनूरिया है, right? आप उसको कैसे लेते आप कब लेते हो मेडिकेशन? कब लेते हो जुनूरिया मेडिकेशन? या मॉर्निंग में और नाइट में, दैट्स इट। और जो जुनूरिया वो 1 टाइम लेनी है, डॉक्टर ने बोला, वो मैं 1 टाइम ही लेती हूँ, मॉर्निंग में लेती हूँ। मॉर्निंग में कब लेते हो आप? लाइक व्हेन यू वेक अप, व्हेन यू टेक इट? या मैं अपने ब्रेकफास्ट के साथ लेती हूँ। ओके, क्योंकि ये है कि कई बार क्या होता है कि कुछ मेटफॉर्मिन, स्पेशली मेटफॉर्मिन ऐसा होता है कि जो हमारी डायबिटिक मेडिकेशंस होती है उसकी कई क्लासेस होती हैं, कैटेगरीज होती हैं। हर मेडिकेशन का आपकी बॉडी पे वो कैसे इफेक्ट करिए, दैट डिफर्स। मेटफॉर्मिन में क्या होता है कि आपका जो खुद का पैनक्रियास है उसमें इंसुलिन होती है। मेटफॉर्मिन बेसिकली वो इंसुलिन प्रोडक्शन पे इफेक्ट करता है, राइट? सो ये नहीं है कि मेटफॉर्मिन खुद आपकी शुगर ब्रेक डाउन कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो इंसुलिन नहीं है, वो इंसुलिन प्रोड्यूस करवा रहा है आपकी बॉडी से, राइट? सो बहुत लोगों में क्या होता है कि जैसे कि थोड़ी मेटफॉर्मिन ज्यादा हो जाए, राइट, कुछ नहीं होता, मैं खा रहा हूँ, मेरी शुगर ठीक है, कंट्रोल में है। यू मेंशन डाइट, आप अपनी डाइट में ध्यान रखते हैं, तो आपने क्या चेंजेस किए थे आपकी डाइट में? जैसे मैं शेक लेती हूँ, प्रोटीन शेक लेती हूँ। 12-1 बजे से पहले मैं फ्रूट खाना, मैं फ्रूट लेती हूँ, राइट? राइस में बिल्कुल नहीं खाती, वंस इन ए वाइल ही खाती हूँ, एंड वो भी बॉयल करके उसका निकाल के, है ना। एंड रोटी लेती हूँ मैं, जो ब्रेड है 12 ग्रेन खाती हूँ, पीनट बटर डेफिनेटली मैं खाती हूँ, है ना। लाइक बहुत बैलेंस्ड डाइट मैं करती हूँ अपनी। सो ये आफ्टर कोविड ज्यादा प्रॉब्लम आई है। अच्छा, जैसे आपने मेटफॉर्मिन का बताया कि उसका ये फंक्शन है, और जो जुनूविया उसका क्या फंक्शन है? जुनूविया भी एक सिमिलर मेडिकेशन है, दैट इज आल्सो, उसका जो क्लास है वो डिफरेंट है। हमारे जब हम मेडिकेशंस की बात करते हैं, सॉरी एक आई लॉस्ट द स्क्रीन, मैंने अभी वो प्रेजेंटेशन बन के मेरा गुम हो गया, जस्ट वन सेकंड। नो प्रॉब्लम, you guys can still see me, right? Everyone. Yeah, so जब हम जुनूविया की बात करते हैं, right, जुनूविया एक डिफरेंट मेडिकेशन है, that's a sulfonide. टाइप 2 डायबिटीज में हम यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन मेडिकेशंस में यूज करते हैं। इसका जो काम होता है ये भी सिमिलर तरीके से काम करता है। ये भी आपके जो पैनक्रियास है उसको बोलता है कि इंसुलिन और प्रोड्यूस करो, राइट? ओके, इट्स मोर इंसुलिन टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, राइट? Similar to what metformin does. तो अगर आप it's very similar, but इसका जो composition है that's different. अच्छा, एक बात ये है कि मैंने डॉक्टर को बार बार ये बोला, आपने बोला अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, है ना। मैं डॉक्टर को बोला कि ऐसे मुझे प्रॉब्लम आ रही है, वो हमेशा आई डोंट नो वो लाइटली लेते हैं, वो मुझे ऐसे ही बोलते हैं आप अपने खाने का ध्यान रखो, मेडिसिन टाइम पे लो। वो तो मैं कर रही हूँ। डिपेंड्स कि आपकी फ्लक्चुएशन कितनी हो रही है। अगेन आपका डॉक्टर कैसे हैं, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, राइट? या जैसे 9-10 तक चली जाती है मॉर्निंग में, 7-9-10, है ना, ऐसे जाती है। पहले कितनी थी? पहले तो मेरी लाइक 5:30, 5.36, 8 तक, 6 तक चली जाती थी, 6.2 तक, दैट्स इट। एक्चुअली जब मेरे बेटा हुआ 16 इयर्स बिफोर, है ना, तब मुझे डाइजेशनल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हुई थी। मैंने तो 7-8 साल तक लाइक डाइट पे ही, इवन 10 साल तक डाइट पे मैंने रखा, मैंने दवाई ली नहीं है, राइट? क्योंकि मेरे मन में यही कॉन्सेप्ट है कि दवाइयां ये लो तो ज्यादा खराब करती हैं, बाद में इसके साइड इफेक्ट है ना। डॉक्टर कहता है अगर आप ऐसे कर रहे हो, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में गई थी, विलियम हॉस्पिटल जो इधर डाउनटाउन में है, वो कहते हैं आप अच्छा कर रहे हो अगर आप डाइट के साथ ही, वहां पे मैंने क्लासेस भी ली, है ना। तो ये जो अभी ये मुसीबत खड़ी हो गई है कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करने लग गई है ना। हाँ, डेफिनेटली ये जिम बंद हो गए थे, एक्सरसाइज नहीं हुई अभी तो, चलो मैं फिर भी योगा कुछ ना कुछ करती रही हूँ, क्योंकि मुझे वैसे भी शौक है कि अपने आप को मतलब कि फिट हेल्दी रखना चाहिए, है ना, खाने पीने का भी ख्याल रखना। सो मुझे समझ नहीं आती, या तो डॉक्टर को चेंज करके देखूं, क्या करूं। अगेन जैसे आपने बताया कोविड-19 एंड कुछ डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं कि यस, जो कोविड-19 के बाद डायबिटीज के जो लेवल है वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं।
yes, मैं ये नहीं बोलती कि आप अपनी फैमिली डॉक्टर को चेंज कर दीजिए, बट इफ यू वांट यू कैन डेफिनेटली गेट अ सेकंड ओपिनियन, राइट? अपने फैमिली डॉक्टर से ये भी बोल सकते हैं कि यू वांट टू गो फॉर अ डायबिटिक मैनेजमेंट क्लिनिक, डायबिटीज क्लिनिक्स जो होते हैं yeah, that's the best option. Yeah, you don't need a referral to go there, क्योंकि वो स्पेसिफिकली डायबिटीज के रिगार्डिंग ही एजुकेशन देते हैं कि क्या करना चाहिए, डाइट, यू नो, एक्सरसाइज. बट अगेन जैसे हमने स्टैटिन्स के बारे में बात की थी कि कई लोगों में क्या होता है कि सब कुछ करने के बाद भी दे नीड स्टैटिन्स, दे नीड मेडिकेशंस, राइट? yes, देखो ये 15-16 साल से मैं शुगर फ्री चाय पी रही थी, है ना. अब तो कम से कम 3 साल हो गए मैंने. अब कोविड के बाद तो मैंने लाइक वैसे ब्लैक टी पीने लग गई हूँ. मुझे लगा कि चलो मिल्क को छोड़ के देखूं. लैक्टोज टॉलरेंस हो गई थी 2 साल पहले ना, वो भी बंद कर दिया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता. ब्लैक टी पीती हूँ मैं. लाइक आई सेड, कई बार हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी चाहे हम जितना मर्जी उसके बारे में स्टडी कर लें, स्टिल टू एन एक्सटेंट अ मिस्ट्री. मे बी स्ट्रेस से हो सकती है, क्योंकि स्ट्रेस मुझे बहुत होता है. स्ट्रेस कैन डेफिनेटली इंक्रीज योर शुगर लेवल्स. स्ट्रेस आपकी शुगर लेवल्स बढ़ा सकती है. स्ट्रेस कैन आल्सो इंक्रीज योर ब्लड, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, क्योंकि कई बार हॉस्पिटल में लोग स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर हल्का सा हायर साइड पे होता है. We do not worry too much about it, but we still monitor it. Yes, it can definitely increase your sugar levels. Stress क्या है कि stress या में वो जो आपने क्लिनिक का बताया, जब मैंने पहले क्लासेस ली थी ना हॉस्पिटल में, ये डाउनटाउन वाले में, ब्रैम्पटन वाले में, मैं उसी हिसाब से ही अपनी डाइट लेती हूँ. काफी साल हो गए, आई थिंक मोर देन 9-10 years हो गए. तो मैं वैसे ही, हाँ, मैंने वो उसको कीप किया हुआ है कि ब्रेकफास्ट कैसे लेना है, फिर स्नैक लेना है ना. कुछ मैं थोड़ा हेल्थ इंडस्ट्री से 10 साल पहले का था, राइट? वो 10 साल पहले का था. Now it has changed. You have had, like, you know, you have aged. Certainly 10 years is a very long time. Maybe there needs to be more changes, right? Again, मेरी recommendation, क्योंकि I do not know your history, and second thing ये है कि I am still a nurse and I'm not qualified. You know, honestly, I can say one line for you. You are more than doctor. You're providing such a amazing information session. Yes, information is okay, but I'm not a doctor yet. Yes, doesn't matter. You know, yeah, I don't know, but I get so much valuable information today from you. I'm very happy that I was able to help. Yes, आपके केस में check with the diabetes clinic, check with your family doctor की और क्या बताओ. Okay, if you have any like a phone number or a website or links, can you share after in a group, MWC group, right? Then I can contact to them. Yep, I can definitely research and see if any clinics available. I think even Uzma ji might know about it. I can share it with her if I come. Okay. Some diabetes clinics. Sure, definitely. Thank you so much. No worries. Any other questions? My question is, which apparatus is better? Which apparatus is better for like blood pressure? Yeah, because electrons, they are not working. They're not working. Yeah, like, is it because it's not taking the right pressure? You know, it might not be calibrated. Again, manual is always best, but it's only good if you know how to check the blood pressure, if somebody in your family knows how to do it. So मर्करी वाला ठीक रहता है मेरे ख्याल में. अगर yes, मर्करी वाले ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, हम इस चीज को मानते हैं, बट मर्करी वाले बहुत कम लोगों को करना होता है. That's a problem, right? जब मैंने ब्लड प्रेशर हमारे कनाडा में जब मैंने आके सीखा था, so we have a different pressure cuff. मुझे मर्करी वाला रीड करना आता है because I learned it in India as well. But a lot of my colleagues here, they've never used the mercury. So अगर आप मर्करी का ब्लड प्रेशर लेके आते हैं, एक तो कैलिब्रेशन की प्रॉब्लम आएगी because probably nobody knows how to trade it, right? घर पे अगर आपने यूज करना है, manual is way more accurate, but कई जो हमारे जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कफ, that is also good enough to actually get like, you know, average reading के लिए that's good. जब हम मैनुअल यूज करते हैं, मैनुअल में ये होता है कि you really have to know कि कैसे चेक करना ब्लड प्रेशर, right? You need the cuff, you need somebody who knows how to read it,
and that's important. So even though manual सबसे ज़्यादा accurate होता है, but yes, you can always go for electronics. Electronics में कोई problem नहीं होती है इसे करने के लिए. Okay, thank you. Equipment है वो calibrated है ढंग से, सही blood pressure बता रहा है. Thank you. Yeah, I think we have 15 more minutes. मैंने time भी अभी देखा. Yeah, excuse me, Oisin. Yeah. I have one more question. Like if अगर हमारे उसमें कुछ ब्लॉकेज हो जाती है, जैसे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो जैसे कि कोरोनरी में या किसमें जिसमें भी होती है ब्लॉकेज, मुझे नहीं पता वो चैम्बर्स या जो क्या भी होते हैं, जो भी होते हैं, तो क्या वो ब्लॉकेज मेडिसिन से ठीक हो जाती है? So depends आपकी ब्लॉकेज कौन सी है, what blockage you are talking. जैसे कि अगर statins, आपके जो statins होते हैं राइट, वो कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं. कई बार हम जब हम ब्लॉकेज बोलते हैं, कई लोगों में क्लॉट्स की वजह से होती है राइट, हमने ब्लड क्लॉट्स की बात की. देन यू आर गिवन ब्लड थिनर्स, आपको डॉक्टर कूमडेन या वॉफरिन पे डाल सकते हैं राइट, और भी कई तरीके की ब्लड थिनर्स हैं, एंड दैट इज डिफरेंट राइट. वो डिफरेंट चीज होती है बिकॉज डिपेंड करता है कि ब्लॉकेज कौन सी ब्लॉकेज की बात कर रहे हैं राइट. अगेन ब्लॉकेज को वो तोड़ते नहीं है एग्जैक्टली, से खत्म कर दिया. अगर आपकी ज्यादा ब्लॉकेज नहीं हुई है, देन वी यूजुअली डू प्रोसीजर करते हैं डॉक्टर्स, जैसे एंजियोप्लास्टी वगैरह, जिससे जो स्टेंट प्लेसमेंट होती है, आपने सुना होगा. डिपेंड्स ब्लॉकेज कहाँ पे है, ब्लॉकेज क्यों है आपकी. If it's just because of the cholesterol, if it's something else like maybe a clot formation, embolism है, that will vary. So अगर आपकी कभी ब्लॉकेज हुई है, you need to ask क्या ब्लॉकेज थी, what was the problem, and then from there on you can discuss your treatment options with your physician. ओके, सो अगर एटोवास्टैटिन हम लेना शुरू करते हैं तो ये परमानेंट चलती है या जैसे कोलेस्ट्रॉल ठीक होता है तो बंद भी हो जाती है? अगेन डिपेंड्स आपका रिस्क क्या है राइट. यूजुअली एक बार हम स्टैटिन शुरू कर देते हैं, इट इज नॉर्मली जो मैंने देखा है इट इज फॉर लाइफ. उसकी डोजेज डिपेंड करती है, sometimes we may reduce the dosage, sometimes we may have to increase it, depends. क्योंकि अगर आपको मेडिकेशन की जरूरत पड़ रही है, this means you are at a level कि बाकी चीजें इफेक्टिव नहीं है. But again, if you feel कि you don't need it anymore, आपके लिए कुछ नहीं कर रही, you're feeling healthy, talk it out with your doctor, right? Okay, blood test को देखेगा, वो देखेगा कि आपका रिस्क कितना है, and then he can suggest you the best कि if it's possible to stop it or if it's possible to reduce the dose. Okay. So जैसे मैंने अभी मेडिसिन लेना भी शुरू नहीं किया, मेरा ट्राइग्लिसराइड ज्यादा था काफी, 3 समथिंग कुछ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी मेडिसिन लूं, पूछूं डॉक्टर से, या मैं अपना लाइफस्टाइल ही ठीक करूं. मैं अभी उसी अभी सोच रही हूँ कि क्या कर सकती हूँ मैं. अगेन जैसे मैंने आपको कहा था कि आपकी जो लाइफस्टाइल है, मेडिकेशन है, अगर आपने शुरू भी करनी है मेडिकेशन, मैंने बंद करने के लिए बोला था कि हाँ ठीक है, आपने खुद नहीं बंद करनी, शुरू भी करनी है, it has to be a doctor to prescribe it. Yeah, of course, वो तो डॉक्टर से पूछ के ही कर सकते हैं. So he will actually look at everything. He will look at your blood work. He will look at your risk factors. अगर जरूरत नहीं है तो वो नहीं देगा आपको. नहीं. But it's always a good point. Yes, I would say go talk. अपने डॉक्टर सर खाओ, बहुत लोग खाते नहीं है. That's a good ask. उनसे पूछिए कि क्या. Okay, thank you so much. Anything else? I think we still have 10 minutes. नहीं तो we can go back to talking about the heart. We can go back to our method. हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन है? हाँ जी, ललिता जी का है. नहीं, ललिता जी का नीचे हो गया हाथ. हाँ, वो गलती से मैं वो बंद कर दी थी ना. हाँ जी. अगर और किसी का कोई क्वेश्चन है तो. मेरा एक क्वेश्चन है. हाँ जी मोहिनी जी. कि मैं सदियों से एस्प्रिन ले रही थी 81 मिलीग्राम एवरी डे. जब से ये मेरी प्रॉब्लम हुई है, ये लाल लाल जो बाजू हो गए हैं, उसने
4 महीने से एस्प्रिन बंद कर दी है। Okay. Yeah. 81 milligram लेती थी। For ages I have been taking that. All of a sudden because this happened, उसके इंजेक्शन के बाद, तो what do you think? So जो एस्पिरिन है, that's actually a blood thinner. हाँ, स्पेशली जब किसी का हार्ट अटैक आता है। हम आपने प्लेटलेट्स का बताया है कि प्लेटलेट काउंट कम हो गया है, तो उन्होंने एस्पिरिन बंद कर दी क्योंकि एस्पिरिन भी आपके प्लेटलेट्स पे इम्पैक्ट करता है। बिकॉज नेचुरली वो ब्लड थिनर है, राइट? ब्लड थिनर है तो ब्लड कैसे थिन कर रहा है, वो आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स को इम्पैक्ट कर रहा है, राइट? ताकि आपका खून जो है वो कम जल्दी क्लॉट करे, राइट? क्योंकि क्या होता है कि कई लोगों में खून जो है बहुत जल्दी जल्दी क्लॉट करता है, इवन जब उसको जरूरत नहीं होती है जमने की, तब भी जमना शुरू हो जाता है, राइट? तो हम उनको एस्पिरिन देते हैं या और ब्लड थिनर्स देते हैं ताकि उनका जो खून का जो जमने का स्पीड है कम हो जाए। तो अगर आपका ऑलरेडी प्लेटलेट काउंट लो है, अगर आपका ऑलरेडी खून जो है वो जम नहीं रहा, राइट, उसका ऑलरेडी रेट जो है काफी स्लो हो चुका है, तो मे बी आपके केस में द डॉक्टर माइट हैव फेल्ट कि यू डू नॉट नीड एस्पिरिन। इफ यू आर टेकिंग एस्पिरिन, उससे आपका जो ब्लड का जो क्लॉटिंग है वो और कम हो सकता है, उससे ब्लीडिंग के रिस्क हो जाता है। अगर किसी का खून जम नहीं रहा तो रिस्क क्या होगा कि उसकी ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है अगर उसको कहीं चोट लग जाए, राइट? So that is one reason why he may have stopped your aspirin from based on what information you're giving, right? Okay. वजह हो सकती है straight. पूछूंगी जब मैंने बताया ना मेरी फर्स्ट को है अपॉइंटमेंट ऑन द फोन फ्रॉम एटोबिको हॉस्पिटल, तो उनको पूछूंगी यही बात। Like I said, आप अपने क्वेश्चंस को लिख लीजिए। हाँ, बिकॉज होता ये है कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं एंड वो हमें एक सेंटेंस, मुझे पता नहीं कितनी बार मैंने सुना है, मैंने कुछ और भी पूछना था पर अभी मेरे दिन आई नो, राइट? सो राइट इट डाउन, पूछिए अपने सारे क्वेश्चंस। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास, हाँ हम बहुत बिजी होते हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता कई बार, लेकिन अगर आपके वैलिड क्वेश्चंस हैं, आपके कंसर्न्स हैं, वी ऑलवेज ट्राई टू आंसर दोस। सो अगर आपको टीम में से किसी का फोन आता है, आस्क देम, पूछिए उनसे आपके कंसर्न्स। कई बार तो वो जब आपको समझाते हैं आधे क्वेश्चन उसी में खत्म हो जाते हैं। सो राइट, सुनिए वो क्या बता रहे हैं एंड अगर कोई क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा, आस्क देम। थैंक यू, थैंक यू। Anybody else? You're such a wonderful person. Explained so much continuously for 2 hours non-stop. यही तो पता नहीं चला। I just looked at the time of the career. मैं देख रही हूँ कि इतनी छोटी जिन्नी कुड़ी है, ट्रिमेंडस नॉलेज है ये तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं क्या सी ना ते एक्सपीरियंस कितना है ते है बहुत छोटी है कुड़ी। That's how it is sometimes. सुरजीत जी, ये वो है जिसपे हम कहते हैं कि नहीं, जो कहते हैं कि जी जो यंग जनरेशन है उनको नहीं पता, हमारा एक्सपीरियंस नहीं, इस पे सब चीजें मैं मानती हूँ। यस, तो बहुत बहुत नॉलेज, बहुत नहीं, बहुत अच्छी तरह से इतनी बहुत सारी ऐसे कर रहा है, ऐसे लगने लगा है कि हाँ भाई वी शुड रियली टेक इट सीरियसली, कि हमारी जो हार्ट हेल्थ है, जहाँ कैसे देखो हर एक को कितनी परेशानी हुई, अमरजीत पंछी को भी, कि ये कैसे आपने फिर सभी के जवाब इतनी अच्छी तरह से दिए। थैंक यू वेरी मच जी। उशीन, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, मेरी मदर को हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन उन्हें पता नहीं चला था। 3 हफ्ते के बाद जब वो डॉक्टर के गई थी तब पता चला था कि उन्हें हार्ट अटैक था वो। और एक और मेरे क्लाइंट हैं, उनके साथ भी यही हुआ था कि उन्हें लग रहा था कि गैस है, और वो घर पे ही बर्दाश्त करते रहे, और जब गए हैं उधर हॉस्पिटल तो तब पता चला था कि हार्ट अटैक था। लोगों को सिम्टम्स नहीं पता चलते, कि वो यही समझ रहे होते हैं कि गैस्ट्रिक। देखो इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई ना कि इट कैन बी हार्ट बर्न, है ना, क्योंकि हम तो हमेशा समझते हैं कि हाँ बाजू में लेफ्ट हैंड में दर्द होगा,
और हार्ट में दर्द होगा तभी हार्ट अटैक होगा। लेकिन मतलब दिस इज समथिंग बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर लोगों को अक्सर ही हार्ट बर्न होता है, तो पता नहीं क्या हो सकता है। मेरा एक क्वेश्चन है ओशीन के जब हम आपने कहा कि आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास मत जाइए, ऐसी बात हो तो सीधे हॉस्पिटल जाएं, लेकिन इमरजेंसी में मैंने देखा है कि 8-8 घंटे वहां पे बैठे रहो, कोई पूछता ही नहीं है। सो इमरजेंसी में यस दैट इज वेरी ट्रू कि हमारे पास डेली बेसिस पे, अभी मैंने आई थिंक लास्ट वीक ही इमरजेंसी में शिफ्ट की थी, तो हमारे पास कॉन्स्टेंटली बहुत पेशेंट्स आ रहे होते हैं, राइट। लाइक हमारे पास सिर्फ चेस्ट पेन के साथ ही नहीं, हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी आ रहे होते हैं जिनको बहुत सीरियसली चोट लगी होती है, जो एक्टिव प्रॉब्लम्स में होते हैं। तो जब मैं आपको बोलती हूँ कि आप हॉस्पिटल में आए, तो उसमें होता क्या है कि अगर कुछ भी गड़बड़ होती है, राइट, you have help immediately available, right? आपकी चेस्ट पेन हो रही है, चेस्ट पेन में यस आपका वो हार्ट अटैक हो सकता है, बट इफ यू आर रियली इन अ हार्ट अटैक, जो हम समझते हैं कि एकदम से बंद हो गया, आप गिर गए, राइट, आपकी सांसें चलनी बंद होगी, आपका दिल धड़कना बंद हो गया, उस केसेस में अगर आप हॉस्पिटल में नहीं है, किसी बाहर जगह पे, चांसेस है कि आपको वो जो इमीडिएट रिवाइवल केयर है, जो रिससिटेशन, वो नहीं मिलेगा, राइट। कि हॉस्पिटल्स में अगर कभी भी कोई भी ऐसा सिचुएशन आता है कि हम देख रहे हैं कि कोई इंसान जो है वो बैठा है और एकदम से या तो बेहोश हो गया, उसकी सांस एकदम से रुक गई, पल्स जो हार्ट का रेट है वो बहुत ज्यादा अप डाउन, बहुत इरेगुलर, मतलब कई हमारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिसको हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो गए। इवन हार्ट अटैक के अलावा भी कई ऐसी कंडीशंस होती हैं, बट किसी भी वजह से अगर हम देखते हैं कि ये बंदा जो है वो सडनली कोलैप्स कर जाता है, we call something called a code blue. हमारी पूरी टीम वहां पे होती है। We immediately start whatever necessary to bring the person back, to make sure the person is healthy. Yes, कई बार हम नहीं बचा पाते, that's also reality of life. But most likely ये होता है कि अगर आप घर पे बैठे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं या आप डॉक्टर की अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे हैं। यूजुअली अगर आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे, फैमिली डॉक्टर के पास, कई बार हमारे पास फैमिली डॉक्टर्स के जो ऑफिस होते हैं, क्लिनिक्स वगैरह, ऑफिस से एम्बुलेंस बुक करके डॉक्टर हमारे पास भेज रहा होता है। So end when you're coming to the emergency, right? It is very true कि यहाँ पे हम चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले, we still have long waiting time because हमारे पास इतने ही नर्सेज हैं, इतने ही डॉक्टर्स हैं, और पेशेंट्स कभी हमारे पास ज्यादा होते हैं, कभी कम होते हैं। लेकिन the only thing you can be assured is that if something was to go wrong, somebody will be there and you can ask for immediate help. We will jump right in. Okay. कोड ब्लू हम कॉल करते हैं, तो अगर हमारे पास 3 लोग और हैं जो ठीक है अभी, वो 3 लोगों का भी कोई एक इंसान ध्यान रख रहा होता है, हमारा एक स्टाफ मेंबर, बट प्राइमरी फोकस पहला इंसान चला जाता है जिसको प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम देखते हैं सेफ्टी। अगर आप हो, यस यू कैन वेट अ लिटिल बिट, क्योंकि हमारे पास और भी पेशेंट्स हैं, राइट, तो यू नो उसकी बेसिस पे। लेकिन अगर कहीं भी सेफ्टी का रिस्क आता है, वी जंप राइट इन, वी डोंट वेट। थैंक यू। ओशीन, मेरी मदर ने भी कॉल किया, तो वो कहती हैं कि मेरे हार्ट पे हैवीनेस थी, वॉमिटिंग्स थी, स्वेटिंग नहीं थी, तो डॉक्टर ने कहा था कॉस्टोकॉन्डिलाइटिस। व्हाट इज दैट? कॉस्टोकॉन्डिलाइटिस एक ऐसी कंडीशन है, अगेन हमारी बॉडी में बोन्स होती हैं, हमारी बॉडी में कई और टिश्यूज होते हैं, राइट, जैसे कि हमारा नाक है, राइट, कार्टिलेज होता है हमारे नाक में, क्योंकि वो बेंड हो जाता है, राइट, हड्डी भी होती है पर बहुत पीछे, पर उसके आगे हमारे पास जो होता है वो कार्टिलेज होता है। सेम हमारी चेस्ट में हमारी स्टर्नम होती है, रिब्स होते हैं, और कुछ कार्टिलेज और मसल्स होते हैं। कॉस्टोकॉन्डिलाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है उस कार्टिलेज, राइट, seems very similar to a heart attack, angina, chest pain, but it is not a heart attack। उसमें क्या होता है कि बेसिकली अगर आपकी कभी नाक पे चोट लगी हो, कहीं भी चोट लगी हो, राइट, कैसे स्वेलिंग आ जाती है उस पर, तो जहां पे भी स्वेलिंग होगी जगह पे, वहां पे पेन होगी, राइट, you'll feel pain, you'll feel constricted, आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। एंड अगेन अगर हमारे यहाँ पे कभी इन्फ्लामेशन हो जाए, राइट, आपकी चोट लग गई, आपको एकदम से झटका लगा, उसकी सबसे कॉमन रीजन यही होती है। अदरवाइज कई बार बिना किसी बात के भी स्वेलिंग आ जाती है उस पर,
इडियोपैथिक कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस बोलते हैं उसको। तो उसमें होता क्या है कि अगर आपको कभी धक्का लग जाए, चोट लग जाए उस जगह पे, so you will feel pain similar to what you would feel if you are having a heart attack right there, chest pain. You might also have shortness of breath, और जैसे जैसे आप सांस लोगे आपकी पेन इंक्रीज डिक्रीज कर सकती है, कि शार्प चेस्ट पेन हो रही है। बट अगेन अभी मैंने आपको बता दिया कि कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस क्या होता है। कोई कभी भी चेस्ट पेन है, ये नहीं सोचना कि कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस हो सकता है, ईआर पे ही जाना है। Let us deal with it. Let us figure it out कि कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस है कि हार्ट अटैक। बट यस, कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ज्यादा खतरा नहीं होता। It's just a swelling. It heals on itself. Usually, it can take up to 6 weeks, right? 4 to 6 weeks to heal. थैंक यू। मुझे पता नहीं कि ये मेरी मामा ने मुझे बताया क्यों है कि डॉक्टर ने कहा था, उसके बाद हार्ट अटैक निकला कि क्या था, आई डोंट नो। शी जस्ट कॉल्ड मी एंड उन्होंने कहा कि ये शेयर कर देना। सुरजीत जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मम्मी की दोबारा तबीयत खराब हुई थी, वॉमिटिंग्स थी, तो इन्होंने एम्बुलेंस कॉल की। जितनी देर में मैं पार्किंग ढूंढ रही थी, वो मम्मी को डायरेक्ट अंदर ले जाके उनके चेकअप्स कर चुके थे। वो रिस्क नहीं लेते, अगर उन्हें लगे कि ऐसा पेशेंट है फिर वो बिल्कुल रिस्क नहीं लेते, वो देख लेते हैं कि कितना है। हम सबको अपनी तकलीफ बहुत ज्यादा उस वक्त लग रही होती है, जब भी तो हम इमरजेंसी जा रहे होते हैं, लेकिन वो लोग देख लेते हैं। तो किसी और का कोई क्वेश्चन है? क्योंकि 6 o'clock हो चुके हैं। उशीन ने बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन दी, आपने चैट में पढ़ ही लिया होगा हर एक के कमेंट्स। वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, very informative, really. तो जब शोरी अंकल खोलते हैं ना कैमरा, इसका मतलब वो कुछ कहना जा रहे हैं। तो हाँ जी शोरी जी। बस मैंने पूछा था, मेरा तो वही क्वेश्चन था। मैं चाहता था आप बताते हैं कौन सा मार्क अच्छा है जो हम परचेज कर सकते हैं। कौन सा? अगेन रिपीट, आई मिस्ड योर क्वेश्चन। कौन सा इक्विपमेंट जो है वो अच्छा है, किस कंपनी का हमें परचेज करना चाहिए? या अगेन कंपनी डिपेंड करती है, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल्स में जो इक्विपमेंट होता है, राइट, वो वेल्च एलन या इस तरीके की कंपनीज का होता है, राइट। बट एट होम अलग अलग कंपनीज होती हैं, राइट। यू कैन ऑलवेज गूगल, जब आप गूगल पे जाओगे आप रिव्यूज देख सकते हो कि कितने रिव्यूज हैं। बट या लाइक कोई भी, अगर टेक्निकली कोई भी बैटरी ऑपरेटेड ऑटोमेटिक छोटा सा, राइट, इक्विपमेंट है, दैट शुड बी गुड। अगर वो आपका ब्लड प्रेशर ठीक से बता रहा है and it matches what you found at the doctor's clinic, then that equipment should be fair enough. Equipment में यही प्रॉब्लम है कि वो कैलिब्रेटेड नहीं है, राइट, उसका ब्लड प्रेशर ठीक से नहीं बता रहा, या उसमें प्रॉब्लम ये हो सकती है कि उसकी बैटरी बहुत ज्यादा कम हो रही है। यही प्रॉब्लम्स होती हैं ऑटोमेटिक इक्विपमेंट्स में। बट अदरवाइज दे आर फेयरली एक्यूरेट, क्योंकि अगर कोई कंपनी इक्विपमेंट बना के बेच रही है, दिस मीन्स दे हैव टू गो थ्रू सर्टेन regulations. Thank you. I think one more question. अमरजीत जी, you had a question. जी मुझे ना एक क्वेश्चन पूछना है। लाइक चेस्ट में दर्द हुई थी, तो उसमें डॉक्टर ने बोला, फिर वो सारा ना चेकअप करवाया था, राइट। कुछ वो फाइब्रोथायराइड कुछ ऐसे बोल रहे थे, फाइब्राइटिस होगा, फाइब्राइटिस। वो कहते हैं उसका कोई उसका साइड इफेक्ट तो नहीं है, इज इट राइट? आई थिंक जो सरजीत जी बोल रहे हैं। सरजीत जी क्या बोला आपने? मेरा ना कहीं लिख के रखा हुआ था, एक मिनट was a code blue announcement. Yes, code blue बताया था। that was one of fibro something था वो, fibritis है ना? yes कुछ ऐसे, yes. So it really depends आपके fibroids कहाँ बताए डॉक्टर ने? Did they tell you, right, like lung fibroids exact? No, ये breast में था। like कौन से टेस्ट किए थे, राइट? That really depends. तो फिर ये फिर उन्होंने सारा ना लाइक स्कैनिंग भी करवाई थी, अल्ट्रासाउंड, व्हाटएवर जो भी डॉक्टर ने बोला था,
तो वो कहता फिर मुझे बहुत चिंता रही इस चीज की ना, वो कहते चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, कहते मैं तुम्हारा फैमिली डॉक्टर हूँ, तेरे से पहले मुझे चिंता है, इफ एनीथिंग इज लाइक सीरियस होता तो डेफिनेटली मैं फिर बोलता। कहते tell you something like fibrocystic breast maybe, fibrocystic disease या ऐसा कुछ उन्होंने वर्ड यूज। हाँ कुछ ऐसे बोला था, मैंने मुझे मिल नहीं रहा, मैंने उतने टाइम से वो ढूंढ रही हूँ। That's okay. Fibroids, नोटबुक। That's okay. That's okay. Fibroids basically scar tissues की जैसे होते हैं। हाँ कुछ ऐसे scar tissue बोला था। गंडा होंदियां ने, गंडा गंडा नु basically we call them tumors, right? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਵੇਅਰ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਸੈਲਸ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਏਗੀ ਰਾਈਟ। ਫਾਈਬਰੋਇਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ we call them scar tissues, right? Yeah. If you have a collection of fibroid cells, so that's like fibroid basically, yes, if they are in a lump, they're like a tumor, they will put pressure. Yeah. If on the scans they are benign, right? If your tumor is benign, that's fine enough. Yeah, क्योंकि मुझे पहले ये 2014 में थोड़ा फील होता था ना, तो फिर 2015 में करवाया था, राइट? तो सेम उस टाइम तो मुझे इतना, मैं जैसे ना अवेयर नहीं थी, मुझे डॉक्टर ने बोला ठीक है, मैंने आगे कुछ पूछा ही नहीं। तो अभी लास्ट ईयर करवाया, राइट आफ्टर कोविड, बिफोर कोविड करवाया, 2020 के एंड में करवाया था। तो डॉक्टर ने बोला कि पहले भी सेम यही सिचुएशन थी, जब आपको लगा कि कुछ फील पेन हुई है, वो जैसे पिंच करता था कुछ, है ना, मुझे बहुत टेंशन होगी। तो डॉक्टर ने बोला कि वैसे तो आपको एवरी 2 ईयर ब्रेस्ट का कराना चाहिए, तो वो तो सारा मेरा सही आया, इस साल भी करवाया वो भी सही आया। तो वो कहता कोई उसकी ग्रोथ नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ, जैसे था वो वैसे ही पड़ा इतने 2014 से 15 से। तो वो कहता वरी करने की जरूरत नहीं है। This basically means that it's a benign tumor. अगर कोई ट्यूमर है, let's say we're talking about it, benign है, अगर वो same है, उसमें कोई changes नहीं है, that means you know you're okay. But we still do scans ongoing basis पे, आपको still डॉक्टर बोलेगा कि do a regular checkup, because वो एक risk हमेशा रहता है कि a tumor might become malignant, right? इसको हम कैंसर, so इसी वजह से आपका टेस्ट है, but if it's benign that's good. And yes, yeah, टेस्ट अभी recent हुआ है, वो कहता जो पोजीशन उस टाइम थी वो तो माइनर है, राइट, और तब से वैसे ही है वो, which is good. ये सबसे बेस्ट कि there has been no change, it is same, ग्रो नहीं कर रहा, वो बढ़ नहीं रहा, वो प्रेशर नहीं डाल रहा, क्योंकि बेसिकली होता है कि कहीं पे ट्यूमर की ग्रोथ शुरू हो गई and it just keeps growing, right? That is in a sense malignant tumor, that it keeps growing, एक स्टेज पे वो टूट जाता है, राइट, लेकिन फिर बढ़ता रहता है, रुकता नहीं है, बढ़ता जा रहा है बॉडी में, जहां पे भी वो जाके रुक जाएगा सेल, जहां पे भी स्टक हो गया, जहां पे पहुंच गया वहीं पे बढ़ना शुरू हो जाएगा, दैट्स हाउ इट स्प्रेड्स इन योर बॉडी। हाँ जी, लेकिन बड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, सेम ही है, सो इट्स बेनाइन। वो कहता ठीक, हाँ वो कहता आप अपनी एक्सरसाइज करो, दैट्स इट, अपनी डाइट सही करो, ठीक है, मतलब चलो ठीक है। I see another hand. Oh, yeah, Oshin, थैंक यू। मेरा ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन फेसबुक पे किसी ने क्वेश्चन किया है, a friend of mine, Sareen Qureshi, she's asking, can even a broken heart get some attention too? Don't know what is going on with me sometimes, also get chest pain but have not found the cause. So चलो उनको बोलो वो MWC में ज्वाइन हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। So that really depends कि उन्होंने कहा कि सब कुछ करके देख लिया, कौन से टेस्ट हुए, क्या टेस्ट हुए। Again, broken heart, actually it might sound funny but it is a syndrome in itself. Broken heart भी एक syndrome होता है। Yes. इसके बारे में ज्यादा भी याद नहीं है, suddenly एकदम से पूछोगे I will have to like remember, but इतना ये है कि suddenly जब आपकी बॉडी में किसी भी वजह से स्ट्रेस आती है, राइट, इमोशनल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, you suddenly have chest pain, right?
इसको I think I don't know मैं सही तरीके से इसका नाम ले रही हूँ कि नहीं, Takotsubo syndrome बोलते हैं I think इसको, but I'm not too sure. But I think that's what it is called. It occurs when आपको suddenly acute stress की वजह से आपका heart muscle suddenly weak feel होता है and you have chest pain. It's called the broken heart syndrome. So you can have a broken heart syndrome. I don't know what broken heart we're talking about. We're actually talking about the syndrome, or हम सिर्फ बोलते हैं जैसे कि हमारा टूटा दिल. So I don't know about that, but yeah, I think it is called Takotsubo syndrome, if I'm not wrong. I think Takotsubo. I think so. Oh my God. Takotsubo syndrome बोलते हैं. I think अगर मैं इसकी pronunciation सही ले रही हूँ, but yes. And if there is no cause, it might be idiopathic, but still, like, you know, check with your doctor. अगर आपके सारे टेस्ट हो चुके हैं, कई बार वो चेस्ट एक्सरेस वगैरह रेकमेंड करते हैं, that because हमारे चेस्ट में सिर्फ हार्ट नहीं होता, लंग्स भी होता है, right? You have lungs, you have muscles, bones, diaphragm, your trachea, right? आपकी जो एयरवे होती है, esophagus, आपकी जो खाने वाली जो आपकी you know food pipe है आपकी, वो भी होती है. तो let's say कई लोगों में क्या होता है, एसिडिटी की वजह से अल्सर्स हो जाते हैं. That too can cause chest pain in some people, right? उसको radiating pain भी हो सकती है कई लोगों में. So it can vary, right? It's not the heart which causes chest pain, but better safe than sorry. You're having chest pain, you have shortness of breath, you're feeling weak, dizzy, you have a problem, you come to the emergency. Thank you so much. Thank you so much, Oshin, for your time. अब तो 6:15 होने वाले हैं. I will let you go. और दर्शन मुत्ता जी जो हैं, कल इनकी एनिवर्सरी थी और आज ये अपना म्यूजिक लेके आए थे, तो हम उनसे भी एक गाना सुनेंगे इसके बाद. Yep. But yes, I would need to go. I still have to go home after this. Thank you so much. Surjit Kaur ji, anything else? No, thank you very much, Oshin, and thank you, Uzma. सबसे पहले आपका थैंक यू कि आप ऐसे डायमंड्स ढूंढ के लेके आते हैं. थैंक यू MWC, थैंक यू उज़मा, थैंक यू अशीन, सबका थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. आप फिर भी आए, हमें कुछ और बताएं आके. थैंक यू अशीन. ये हमारे पैनल पे इनको जाने नहीं देते हम. Thank you, Oshin. Thank you so much. Thank you. Don't so worry, much. I'll be there. आप मुझे बता दीजिए कौन सा टॉपिक है and we'll do it. Okay, bye. Okay, bye. Have a good day. And I hope you all guys, आपको information तो मैंने दे दी, but I hope you are always happy, healthy, nice. Thank you. Have a good night, guys. Okay, bye-bye. Thank you. Bye. Bye.